आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट। देखिए, ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जिनको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज के बारे में आइडिया नहीं है, वो भी उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को देखिए अच्छे से। ये चैप्टर रहने वाला है 2 आवर्स का। जिसने भी ये 2 आवर्स के लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देख लिया, मैं ये मानता हूं उसको स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक नॉलेज और कुछ एडवांस चीजें हैं वो भी उन लोगों को सीखने को मिलेगी। और जो एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक डिटेल टॉपिक रहने वाला है कि इसके अंदर हम लोगों ने हर चीज को डिटेल में लिया है, ताकि कहीं से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपको इजीली उस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकें, कवर अप कर सकें। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो सबसे पहले सिक्योरिटी समझना पड़ेगा कि सर ये सिक्योरिटी क्या होता है। देखो, मैं देसी भाषा में आपको बता देता हूं सिक्योरिटी क्या होता है। जब हमने किसी को पैसा दिया तो पैसों के बदले में ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उससे गारंटी तो मांगते हैं कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूं, या तो तू मुझे लिख कर दे कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिया है, या बदले में तू मुझे कोई ऐसी चीज दे जब तू मेरा 1 लाख रुपए दे देगा तो मैं तुझे तेरी सिक्योरिटी वापस लौटा दूंगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट और फाइनेंस मार्केट में सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल एसेट्स होता है जिसको हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। इसको कंट्रोलिंग के लिए भी कुछ गवर्नेंस और कुछ बॉडीज बनी हुई है। ये हम लोग क्यों करते हैं? ये हम लोग करते हैं सर कैपिटल राइज करने के लिए। तो सिक्योरिटी आपको समझ में आया? सिक्योरिटी क्या है? ट्रेडेबल एसेट्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बाई या सेल करते हैं। फॉर किसके लिए सर? कैपिटल राइज करने के लिए। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सर ये सिक्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, अभी मैं सिक्योरिटीज वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिक्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले इक्विटी सिक्योरिटीज, फिर डिबेट सिक्योरिटीज, फिर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज और हाइब्रिड सिक्योरिटीज। सर इनमें क्या डिफरेंस है? इक्विटी का मतलब जो किसी कंपनी की ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज। जब कोई कंपनी की क्या रिप्रेजेंट करे, ओनरशिप रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी सिक्योरिटीज। डिबेट सिक्योरिटीज सर जब क्या करें, जब हम लोग क्या करें, किसी कंपनी को हम लोग लोन पे पैसा दे या कोई कंपनी लोन पे हमसे पैसा ले तो उसमें क्या आता है? डिबेट सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती है सर? सर ये एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ड्राइव्ड होता है कैश मार्केट से। तो उस तरह की सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूचर सिक्योरिटीज हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है एक हाइब्रिड सिक्योरिटीज। कौन सा सिक्योरिटीज है? हाइब्रिड सिक्योरिटीज। सो हाइब्रिड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जिसका कुछ पोर्शन डिबेट हो और कुछ पोर्शन क्या हो, उसका इक्विटी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइब्रिड सिक्योरिटीज। एग्जांपल आपके सामने मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। अब आता है सर, ये सर इश्यू एंड इन्वेस्टर कौन होता है? देखिए, जो सिक्योरिटी देता है उसको बोलते हैं इश्यूअर। तो ये गवर्नमेंट हो सकते हैं या कोई कंपनीज हो सकती है। और इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो इन सिक्योरिटीज को क्या करते हैं? बाई करते हैं। समझ में आया आपको? अब सर ये की फीचर ऑफ सिक्योरिटीज क्या होती है? सिक्योरिटी सबसे पहला एक ट्रेडेबल सेगमेंट होना चाहिए जिसको इजिली बाई और सेल किया जाए। वो रेगुलेट, सेबी से रेगुलेट या रेगुलेटरी एजेंसी से रेगुलेट होनी चाहिए। उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों मेंशन होने चाहिए। अब जो ये सिक्योरिटीज है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेबी तो बनी हुई है, पर सेबी में एक एक्ट बना हुआ है जिसको बोला हुआ है स्केरा, सिक्योरिटी रेगुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट। ये एक एक्ट होता है, 1956 में ये एक्ट आया था जो हमारे सिक्योरिटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आ गया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग आ गया, इन्वेस्टर और इंटरेस्ट आ गए। तो सर ये स्केरा के यूज क्या होता है? देखिए बेसिक, देखिए अब एक्ट बनाए तो किसके लिए बनाए? कंट्रोल करने के लिए। किसको? सर ये ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करेगा, सर ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेगा, ये फेयर प्रैक्टिस या फेयर ट्रांसपेरेंसी रखेगा, सर ये इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट करेगा और फ्रॉड से हमें बचाएगा। तो समझ में आया आपको? अब इस स्केरा के अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं लीगली जो एक पर्टिकुलर चीज को ही कंट्रोल करते हैं। सेक्शन 2 किसको डिफाइन करता है? सिक्योरिटीज को।
सेक्शन 3 किसको डिफाइन करता है? पावर रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट की पावर को रिकॉग्नाइज करता है। फिर ये सेक्शन 4 कंडीशन फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइजिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आया आपको? तो ये, और फिर है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 इस 11 में किसको डिफाइन करता है? प्रोहिबिट ट्रेडिंग को, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जो आउटसाइडर ट्रेडिंग होती है सिक्योरिटी मार्केट के बाहर, उनको कंट्रोल करता है। सर सेक्शन 16 सर सेबी की पावर को ये डिफाइन करता है। इसी तरीके से सर कुछ और भी रेगुलेटरीज होती हैं जो इसको कंट्रोल करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है। सर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सर ये सिक्योरिटी जो वर्ड है इसके अंदर क्या क्या आता है? तो जो सिक्योरिटी जो वर्ड है इसके अंदर आप देख सकते हैं शेयर आएगा, स्क्रिप्ट आएगा, स्टॉक्स आएगा, बॉन्ड आएगा, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल शेयर आपको पता है, स्क्रिप्ट आपको पता है, स्टॉक आपको पता है, बॉन्ड मैंने बता दिया जैसे एलआईसी का बॉन्ड हो सकता है, एफडीआरडी डिबेंचर भी कुछ हो सकता है, डिबेंचर स्टॉक हो सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज आपको असाइन करे, कुछ राइट और इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हो, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज या कोई गवर्नमेंट इश्यू करे सिक्योरिटीज, या डिबेट इंस्ट्रूमेंट भी, ये सब क्या है सर सिक्योरिटीज में काउंट किए गए हैं। सर जब हम लोग सिक्योरिटीज बाय करते हैं तो उसके बदले हमें एक सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलती है जिसको हम लोगों ने इशू किया है अंडर सराफा। ये देखिए SARFA, सराफा ESI इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है सराफा ESI का 2002 के अंदर। तो इस तरीके से सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी रिसिप्ट डिफाइन की गई है। तो सर और क्या होता है, देखिए अगर आपके पास सिक्योरिटी रिसिप्ट होगी उसी के बेस पे तो हम क्लेम कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये क्या काम में आती है सिक्योरिटी रिसिप्ट? देखिए बैंक सेल बैड लोन्स, ARC पे पार्ट इन कैश एंड रेस्ट बाय सिक्योरिटी रिसिप्ट, समझ में आया आपके बात? तो सिक्योरिटी रिसिप्ट होना बहुत जरूरी है। अब सर सिक्योरिटीज के अलावा क्या इंश्योरेंस सिक्योरिटीज में आता? नो सर। जो भी लाइफ की गारंटी देता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है और या पूरे जीवन की आपको देता है रिस्क रिकवर गारंटी, तो सर वो सिक्योरिटीज नहीं होता है, वो रेगुलेट होता है IRDAI से। किससे रेगुलेट होता है? IRDAI से। इसी तरीके से सर क्या यूनिट लिंक डिबेंचर इंश्योरेंस प्लान, सर ये कभी मान सकते हो कभी नहीं। पेंशन फंड में सर नॉट सिक्योरिटी, पेंशन फंड सिक्योरिटीज नहीं होता है। तो सर ये जो इंश्योरेंस होता है इनको कंट्रोल कौन करता है? इंश्योरेंस के लिए सर एक IRDA एक्ट और एक इंश्योरेंस एक्ट IRDAI बना हुआ है। तो IRDAI के अंदर एक IRDA एक्ट है 1999 और एक इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये सर इंश्योरेंस को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से LIC एक्ट है जो 1956, जो LIC को क्या करता है? कंट्रोल। इसी तरीके से फेमा है, फेमा किसको कंट्रोल करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है। क्या इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी है? नो सर, इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी नहीं है। और फेमा क्या है? सर फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कंट्रोल करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। आपको पता होना चाहिए सर एक एक चीज, ठीक है? उसके बाद सर कुछ और भी एक्ट होते हैं। पफडा, सर पफडा क्या है? सर पफडा होती है सर द मेन लॉ क्रिएटेड एम्पावर टू पफडा रेगुलेट पेंशन सेक्टर। पेंशन सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? पफडा। तो पफडा आपको समझ में आया? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, EPS, एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम, और इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे कुछ और भी एक्ट बने हुए हैं रेगुलेट करने के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक होता है सर ईफो। क्या होता है? ईफो। सर ईफो क्या होता है? सर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक होती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो देखिए मैं आपको कुछ और एक्ट भी बताता हूँ, EPF एंड MP एक्ट। तो EPF और MP एक्ट किसके लिए बने हुए हैं सर? मेनली जो प्रोविडेंट फंड होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट जो इडली एम्प्लॉयमेंट लिंक डिबेंचर होता है उनको कंट्रोल करने के लिए सर EPF एंड MP एक्ट बना हुआ है। इसी तरीके से एक ये स्कीम जो रेगुलेट होती है, मैंने बताया ईफो। ईफो का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट
प्रोविडेंट या पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसको कंट्रोल करती है? एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड को, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को, और जो एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। सर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एक रिटायरमेंट या सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय अपनी महीने की सैलरी में से कुछ पाँच कंट्रीब्यूट करता है। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, सर ये भी वही होता है जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। इसी तरीके से एक लिंक डिबेंचर है जो इंश्योरेंस का काम करते हैं। सर डिफरेंस क्या है? देखिए, अब डिफरेंस तो आप खुद ही बता सकते हैं। ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये पफडा पेंशन को रेगुलेट करती है, इडा इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। अब सर सीधी सिंपल सी बात है, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट एक्ट बना हुआ है, इसके लिए पफडा एक्ट बना हुआ है, इसके लिए इडा एक्ट बना हुआ है। प्राइमरी फंक्शन क्या होंगे ईपीएफओ के? सर एम्प्लॉय पेंशन फंड को रेगुलेट करेगा। सर ये किसको करेगा? ये पेंशन फंड को, ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगा। बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं सर। सर इनके टारगेट बेनिफिशियरी कौन होंगे? सर इसके सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे। और पेंशन के तो ऑल सिटीजन हो सकते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। और इसके जो इंश्योरेंस जो लेना चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो गया। तो ऐसे आपको कुछ बेसिक जो कॉमन सेंस वाले एग्जांपल है तो आपको पता ही होंगे। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिटायरमेंट और सेविंग पेंशन होता है, ये पेंशन एंड रिटायरमेंट, ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो ये कुछ बेसिक है। अब जो इसको कौन कंट्रोल करेगा? ईफो को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पफडा को, और इंश्योरेंस को भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। सर अब मुझे ये बताइए, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रिसिप्ट ही होता है, सिक्योरिटी में इन इन चीज़ों को लिया गया है। रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटीज़ का सीबी है, इंश्योरेंस का ईडीआई है, पेंशन का पफडा है, और ईपीएफ का ईफो, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट या पेंशन फंड ऑर्गेनाइज, ये मुझे समझ में आ गया। सर ये इन्वेस्टर, ब्रोकर और ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? देखिए, इन्वेस्टर कौन होता है? सर जो सिक्योरिटी बाय करता है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, जो फ्यूचर में रिटर्न चाहिए। बोरोवर सिकर, कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको पैसा चाहिए वो अपना माल बेचेगा और उसका माल खरीदेगा कौन? इन्वेस्टर। और इंटरमीडियरी सर जो इन दोनों की मदद करता है, किस किस की? सर ये इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स की एक मदद करता है बाय और सेल में। समझ में आया आपको? तो ये कुछ बेसिक। और एक होता है रेगुलेटरी बॉडीज। तो रेगुलेटरी बॉडीज कौन होता है? सर जो ये पूरे प्रोसेस है इसको रेगुलेट करता है, जैसे सेबी, इरडई, पफडा, आरबीआई। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सिक्योरिटी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं। अभी हमने देखा था ना कौन कौन से, जैसे उसमें शेयर आ रहा था, उसमें स्टॉक आ रहा था, बॉन्ड आ रहा था, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज। मैं पहले ही बता रहा हूं, जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है उनके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला है इक्विटी। क्या है सबसे पहला टॉपिक? इक्विटी। सो इक्विटी क्या होता है सर? इक्विटी एक ऑनरशिप रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, जिसको हम लोग बाई या सेल कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि भाई सिक्योरिटीज एक ऑनरशिप इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज होता है जिसको हम लोग बाई या सेल करते हैं। ठीक है, इशू कौन करता है इसको? ओबेसियसली सर कोई कंपनी इसको इशू करेगी, या जिसको कैपिटल चाहिए प्राइव वो इसको इशू करेगा। ठीक है, हु इन्वेस्ट? सर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एफपीआई या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। रेगुलेट कौन करता है इक्विटी को? ऑब्वियसली सर सेबी इसको रेगुलेट करता है, या कंपनीज एक्ट या एनएससी बीएससी इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, अब सर इक्विटी के फीचर क्या क्या होते हैं, हम लोग कैसे पहचाने ये इक्विटीज हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करेगी। वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होने चाहिए। जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं डायरेक्टर्स वगैरह के इलेक्शंस के लिए। डिविडेंड देते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है। देखो रिस्क होता है इसमें, रिस्क भी क्या होता है बहुत। कोई इक्विटी में कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है। और शेयर के या इक्विटी के टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉमन शेयर, प्रेफर्ड शेयर। तो हम लोग देख लेंगे कि क्या कॉमन शेयर होते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहली चीज सर, ये कंपनीज इक्विटी शेयर क्यों इशू करती है? सर इक्विटी शेयर किया जाता है कैपिटल राइज करने के लिए। किसके लिए? कैपिटल राइज करने के लिए। ठीक है, ताकि कंपनीज को क्या मिले? पैसा मिल सके। ठीक है, राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, कौन कौन से राइट होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के?
सबसे पहले तो वोटिंग के राइट्स होते हैं, डिविडेंड वो प्राप्त करेगा, उसको राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट ड्यूरिंग बाइंड अप ऑफ कंपनीज, राइट टू ट्रांसफर शेयर उसके पास होता है, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अटेंडिंग मीटिंग। देखो मीटिंग्स ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, एक आप किसी कंपनी के 100 शेयर बाय करते हैं, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका शेयर प्राइस में क्या होगी, बढ़ोतरी, और कंपनी आपको डिविडेंड भी दे सकती है। और कंपनी अगर लॉस में, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपको क्या होगा, लॉस। वेरी सिंपल। अब दूसरी बात करते हैं, डिबेंचर क्या होता है सर। देखिए, शेयर के बारे में पता चल गया। अब डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म डिबेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कंपनीज इशू करती हैं लोन लेने के लिए। देखिए, जब भी किसी कंपनीज को या गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो डिबेंचर इश्यूज करती हैं, लॉन्ग टर्म डिबेट, 5 साल 10 साल के लिए, ताकि आपके पैसों को यूज कर सकें और आपको थोड़े दिनों बाद कुछ परसेंटेज आपको वो इंटरेस्ट पे कर दें। ठीक है। तो अब जो सर्टिफिकेट होता है वहां पर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको मैच्योरिटी पे देने का वादा किया जाता है, जिसको बोला जाता है कूपन। क्या बोला जाता है, कूपन। तो कूपन क्या है, कूपन सर एक प्रॉमिस किया गया है आपको कि इतना पे ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले सर इसको इशू कौन करता है, इशू कंपनीज कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, सेबी इसको कर सकती है। रेगुलेट कौन करेगा इसको, सॉरी, इशू कंपनीज या गवर्नमेंट, इसको रेगुलेट कौन करेगा, सेबी कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट कर सकता है, आरबीआई इसको, और बैंक भी इसको रेगुलेट कर सकता है। इन्वेस्टर कौन होंगे, या तो इंडिविजुअल आप दे सकते हैं, या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बैंक, या फिर एफपीआई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अब डिबेंचर के कुछ बेसिक फीचर तो होने ही चाहिए ना, जैसे शेयर के थे, तो डिबेंचर के देखो, सबसे पहले आपको कुछ जो भी आपने अमाउंट दिया है तो सर वो अमाउंट वहां मेंशन होगा। एक फिक्स इंटरेस्ट आपको पे किया आपको दिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा कूपन। वहां मैच्योरिटी डेट मेंशन होगी, आपको वोटिंग राइट नहीं होंगे सर। सिक्योरिटी, सर हाँ सर आप डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी रख सकते हैं। ट्रेडेबिलिटी, सर ये ट्रेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हो सकता है ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो और नहीं भी हो। ठीक है। अब हम लोग सर एक बार डिटेल में देखते हैं सर ये डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर, फिर है अनसिक्योर्ड, फिर कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रीडेबल, इरीडेबल। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं सर। और एक रजिस्टर्ड और एक बेरियर डिबेंचर। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है। सर सिक्योर डिबेंचर क्या होता है, एक फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड, आपको एक फिक्स्ड मेंशन कर दिया जाएगा कि भैया ये कंपनी में आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है और वहां पर एक फिक्स्ड मैच्योरिटी मिलेगी, कोई फ्लोटिंग चार्जेस वहां मेंशन नहीं होंगे, और ये बहुत सिक्योर होता है। और अनसिक्योर डिबेंचर या नेकेड, नो बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटीज, मतलब देखिए, सिक्योर्ड सिक्योर्ड को कंपनी वापस ले सकती है, और पर नॉट सिक्योर्ड को कंपनी वापस बैक नहीं लेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत हाई रिस्क होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिसमें आपने जो भी पैसा दिया उसके बदले आपको डिबेंचर मिला और आप उस डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, सर आप अपने जो डिबेंचर उसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो प्योरली डिबेट रहेगा। रिडेबल, सर ये मैच्योरिटी पे, जब मैच्योरिटी डेट आएगी उसी पर आपको एक फिक्स्ड पीरियड पे ही आप इसको रिडेबल करा सकते हो। इरिडेबल या परपेचुअल, सर इसमें कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती सर। सर आपको यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको मिलता रहता है। समझ में आई आपको। फिर रजिस्टर्ड डिबेंचर, सर इसमें क्या होता है कि भाई पर्टिकुलर एक पर्सन को ये डिबेंचर राइज कर दिया जाएगा, जो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और बेरियर, सर पेबल टू ओवर होल्ड और डिबेंचर सर्टिफिकेट, सर ये इसमें क्या होता है सर, ये जो बियरियर जो डिबेंचर्स होता है, इससे आपको बचना है, इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इसकी बात। अब जो मैंने आपको ये जो टाइप ऑफ डिबेंचर बताया, उनमें मैं आपको कॉमन डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आपने सिक्योरिटी लिया, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, रिडेबल, तो आपको मैं अंतर बता ही चुका हूँ।
सिक्योर्ड कौन सा होता है, जिसको कंपनी ले सकती है, अनसिक्योर्ड जिसको नहीं ले सकती, कन्वर्टेबल शेयर में कन्वर्ट, नॉन कन्वर्टेबल नॉन, रिडेम्बल, रिडेम्बल में मतलब आप उसको रीड कर पा रहे, रिडेबल आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे पहला सिक्योरिटी, देखिए सिक्योर्ड बहुत अच्छे होते हैं पर अनसिक्योर्ड नॉट। कन्वर्टेबल में आपको मैंने बता दिया नॉन कन्वर्टेबल ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता। रिस्क लेवल की भी हम लोग बात कर चुके हैं, रिटर्न टाइप की भी हम लोग बात कर चुके हैं, इन्वेस्टर टाइप की भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आप तो सिर्फ डिफरेंस ध्यान रखिए। उसके बाद है सर ये जो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, सर ये पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये बहुत आते हैं, ये क्या है देखिए। सबसे पहले एफसीडी फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर जो इजीली क्या हो जाए शेयर में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, फुली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर में क्या होता है, कैन नॉट बी कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर प्योरली, सर जो इक्विटी शेयर में नहीं कन्वर्ट हो सकते, प्योरली डिबेट है। और पार्शियली सर जो कुछ शेयर, कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और कुछ पोर्शन कंप्लीटली डिबेट रहा, तो इनको पार्शियली डिबेंचर बोलते हैं। कन्वर्जेबल 100% कन्वर्ट हो सकते हैं फुली एफसीडी। नॉन कन्वर्टेबल सर एनसीडी नहीं हो सकते। पीसीडी कुछ पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ पार्ट से डिबेट रहेगा, ठीक है। रिटर्न टाइप देखिए, रिटर्न एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन आफ्टर कन्वर्जेशन, जो आपको रिटर्न मिलेगा डिबेंचर में एफसीडी में वो आपको आफ्टर जो कन्वर्जेशन करोगे तब मिलेगा। और सर एनसीडी में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मैच्योरिटी डेट पे मिलेगा। और सर पीसीडी में क्या होगा सर, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, जो पोर्शन है आप उसको कन्वर्ट करेंगे तब आपको मिल जाएगा, कुछ पोर्शन जो आपका जो डिबेट है उसके बाद आपको मिलेगा। रिस्क लेवल देखिए सर, जो एफसीडी होता है उसमें हायर रिस्क होता है, क्योंकि सर वो डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस पे। नॉन कन्वर्टेबल लोअर रिस्क होता है। और सर पीसीडी में मॉडरेट रिस्क, क्योंकि इसका आधा पार्ट इक्विटी और आधा पार्ट डिबेट है। पर्पज फॉर इश्यूअर सर कैपिटल राइज करने के लिए। और एनसीडी में सर लॉन्ग टर्म डेप्ट राइज करने के लिए, सर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेप्ट राइज करने के लिए। सर इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, टिपिकल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर लुकिंग फॉर इक्विटी, जो इक्विटी के बारे में ढूंढ रहा है वो इसके इन्वेस्टर हो सकते हैं। और सर जिनको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए वो किसकी तरफ जाएंगे, एनसीडी की तरफ। और जिसको एक फिक्स इनकम और साथ में कुछ रिस्क भी लेना है वो पीसीडी की तरफ। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में आता है क्वेश्चंस कि अगर मुझे फिक्स्ड इनकम की तरफ जाना है तो विच वन डिबेंचर आई विल चूज, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, एनसीडी। और मुझे कुछ फिक्स डिबेंचर भी चाहिए और कुछ रिस्क भी लेना है तो पीसीडी पार्शियल कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको हम लोग वनीला डिबेंचर के तौर पे भी जानते हैं। समझ में आया आपको। अब आता है सर बॉन्ड, तीसरा कौन सा है, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड सर एक डिबेट सिक्योरिटीज होती है जिसको इश्यूज करता है गवर्नमेंट या कॉरपोरेट, और किसके लिए, फंड राइज करने के लिए। देखो ये जितनी भी सिक्योरिटीज है ना सब ये फंड राइज करने के ही काम आ रही है, ठीक है। इश्यू कौन करेगा, गवर्नमेंट, कॉरपोरेट, म्युनिसिपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैच्योरिटी एक फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटीज होती है। कूपन जो आपको फाइनली पे किया जाएगा, फिक्स या फ्लोटिंग। फेस वैल्यू जो नॉमिनल बॉन्ड पे आपको मेंशन की जाएगी। मार्केट प्राइस, प्राइस वहाँ मेंशन होगा। थोड़ा सा इशू वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी मेंशन होगी। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल, जीरो कूपन बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इन्फ्लेमेशन लिंक बॉन्ड। सो ये कुछ बॉन्ड के टाइप, इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं, समझ गए आप। तो देखिए सो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें आपको देखना है, मसाला बॉन्ड और एक्सटर्नल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी बॉन्ड, ये मेनली मेंशन किए गए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो एफसीबी कौन सा होता है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, जो आपको इशू किया गया है फॉरेन करेंसीज में। किसमें इशूज किया गया है, फॉरेन करेंसीज में। और मसाला, अगर आईएनआर में बॉन्ड इशू किया गया है तो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। और एक्सटर्नल कमर्शियल ईसीबी बॉन्ड सर जो इश्यू इन फॉरेन करेंसी। मसाला बॉन्ड किसमें इश्यूज होता है, आईएनआर में। क्वेश्चन आता है मसाला बॉन्ड, आईएनआर में जो बॉन्ड इशू होता है उसको क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड। ईश्वर कौन होते हैं इसके एफसीबी के, सर इसके इंडियन कंपनीज हो सकती है फंड राइज करने के लिए, जो फॉरेन से क्या मांगती है, फंड मांगती है।
मसाला बॉन्ड सर इंडियन कंपनीज हो सकती है जो फंड मांगती है फॉरेन इन्वेस्टर से। किससे मांगती है? फॉरेन इन्वेस्टर से, पर जो इशू होता है वो आईएनआर में। और सर ये इंडियन कंपनीज बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन मार्केट, सर यहाँ पे बोरो लोन पे पैसा लिया जा रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल में, किसमें? लोन पे। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर बेस, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर। रीपेमेंट करेंसीज फॉरेन करेंसीज रहेगी भैया, जो पेमेंट रीपेमेंट करना है सर इंडियन रुपीज रहेगा। कौन रहेगा? इंडियन रुपीज। सर यहाँ पे भी सर फॉरेन करेंसीज कौन सी रहेगी? फॉरेन करेंसी। रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है? सर फेमा। फॉरेन करेंसीज का भी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, फेमा। फॉरेन करेंसीज जो अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करना है तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पता है ना आपको, एंड आरबीआई। और इसको कौन कंट्रोल करेगा? मसाला बॉन्ड को आरबीआई, सेबी और फेमा। सेबी और आरबीआई, फेमा, ठीक है। रिस्क देखिए, करेंसी रिस्क हो सकता है क्योंकि ड्यू टू फॉरेन करेंसी, आपको पेमेंट किस में करना है? फॉरेन करेंसी में। करेंसी रिस्क बाय इन्वेस्टर सिंस बॉन्ड आर इन आईएनआर, वही सेम रिस्क यहाँ रहेगा। पर्पस फॉरेन करेंसी टू राइज फॉरेन करेंसीज टू राइज फंड इन आईएनआर फ्रॉम ओवरसीज मार्केट टू राइज फॉरेन करेंसीज फंड। तो समझ में आ गया आपको? तो बॉन्ड टाइप आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। एफसीबी, तो एफसीबी का जो पहला फर्स्ट इश्यूअर था वो कौन सा था? इंडियन रेलवे। कौन सा था? आईआरएफसी। 1992 में लंदन और सिंगापुर से इन्होंने यूएसडी टू जीबीपी में फंड राइज किया था। किसमें? एफसीबी। मसाला बॉन्ड का एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन था फर्स्ट इश्यूअर? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2014 लंदन स्टॉक एक्सचेंज से फंड उठाया था इन लोगों ने, किसमें? आईएनआर के रूप में। और एक्सटर्नल बॉन्ड ईसीबी का सर टाटा सन। फर्स्ट इश्यूअर कौन था? टाटा सन। कहां से उठाया था? 2001 में लंदन से। और किसके अंदर? यूएसडी और यूरो के अंदर। आपको समझ में आया? तो एफसीबी का सबसे पहला इश्यूअर कौन था? आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। कहां से उठाया था? लंदन और सिंगापुर से। किसके अंदर? यूएसडी और जीबीपी में। मसाला बॉन्ड का एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ईसीबी का टाटा सन्स। आपको समझ में आ गया? मैंने अभी आपको अब तक मैं बता चुका हूं, सबसे पहले शेयर, फिर मैं आपको बता चुका हूं डिबेंचर, फिर बॉन्ड आ गया, अब है वारंट। क्या है अब? वारंट। वारंट क्या होता है? सो वारंट भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है टू गिव होल्डर टू राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन बाय और सेल स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और for other securities of a company for predetermined price called the exercise or strike price before on a specific expiry date। समझ में आ गया? तो वारंट क्या है? वारंट एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम लोग एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको इश्यू करते हैं जिसको आप बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। कौन इश्यू करता है? सर कंपनीज कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सर कौन रेगुलेट करता है इसको, वारंट को? सेबी। कौन करता है? सेबी कर सकता है। कंपनीज एक्ट के अंदर आ सकते हैं, ग्लोबली भी कंट्रोल हो सकता है। सर ये डिफरेंस टाइप ऑफ वारंट क्या होता है, मतलब डिफरेंट, तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इक्विटी वारंट हो सकता है, कवर्ड वारंट हो सकता है, सर डिटेचेबल वारंट हो सकता है, नॉन डिटेचेबल। अब इश्यूअर को ये अंतर समझेंगे सर। इक्विटी वारंट क्या होता है? सर इक्विटी वारंट ये कौन इशू करता है? कंपनीज। कवर्ड वारंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये डिटेचेबल कंपनीज और नॉन डिटेचेबल भी कंपनीज। इफेक्ट क्या होता है? सर इंक्रीज इक्विटी ऑन एक्सरसाइजेस। सर कवर्ड वारंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है सर, नो इफेक्ट ऑन कंपनी इक्विटी। रीचेबल में सर इंक्रीज इक्विटी ऑन एक्सरसाइज, सर इक्विटी पे फर्क पड़ता है। और सर नॉन रीचेबल है लिंक्ड विथ बॉन्ड प्रिफर्ड शेयर। समझ में आ गया आपको? ट्रेडेबिलिटी, सर ट्रेडेबल होते हैं, ट्रेडेबल ट्रेडेबल सेपरेटली होते हैं और नॉट ट्रेडेबल, ठीक है। पर्पस राइज कैपिटल, किसके लिए? इक्विटी वारंट कैपिटल राइज करने के लिए है। और ये सर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए। और सर डिटेचेबल वारंट सर इनिशिएटिव विद डिबेट इंस्ट्रूमेंट और पार्ट ऑफ डिबेट। इन नॉन डिटेचेबल किसके लिए होता है सर? सर ये टोटली डिबेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। समझ में आया आपको? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडेक्स और इंडाइसेस। क्या है?
इंडेक्स और इंडाइसेस सर, ये बहुत लोगों को आपने सुना होगा, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। सर ये क्या होता है? सर ये इंडाइसेस हैं। जब हम लोग एक मल्टीपल कंपनीज के ग्रुप को गैदर करते हैं और उनका एक कॉमन डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सर ये जैसे स्टेटिकल मेजर द रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप और बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मुझे टॉप 50 कंपनीज का डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है? एक इंडाइसेस या इंडेक्स है। समझ में आया? अब ये कौन कौन से हो सकते हैं इंडाइसेस? सबसे पहले ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, एसपीएक्स 500। सर सेक्टरल इंडाइसेस जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो। प्री वेटेड इंडाइसेस तो जैसे डाउ जोन्स हो गया, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडाइसेस निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ठीक है। फिर इक्वल वेटेज इंडाइसेस तो जैसे इसमें कॉम्पोजिट इंडेक्स हो गया, वैल्यू लाइंस हो गया, और कस्टमाइज और थीमेटिक्स में निफ्टी ईएसजी, निफ्टी स्मॉल कैप। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर ये इंडाइसेस काम में क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडाइसेस आपके जो काम में आता है वो आता है सर सबसे पहले बेंचमार्किंग के लिए। ये सर इन्वेस्टर्स को कंपेयर करता है कि कौन सा या आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न मिलने वाला है। परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है सर, मार्केट को, सेंटिमेंट को ट्रैक करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को ट्रैक करता है कि भाई कौन सा बेसिस पर म्यूचुअल फंड अच्छा है, डेरिवेटिव अच्छा है या इंडेक्स अच्छा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट को, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सर मुझे ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना, अभी ऑटो अच्छा नहीं चल रहा। मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च, कौन सा सेक्टर बढ़िया चल रहा है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को मैनेजर करता है, इकोनॉमिकल इंडिकेटर। तो सर इंडाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आ सकता है इंडाइसेस क्या क्या काम में आ सकता है, तो क्या क्या? मार्केट सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स। तो समझ में आ गया आपको? अब आज के बाद आपको पता चला निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ये क्या है, सेंसेक्स क्या है, क्या है ये? सर ये सेक्टर को ट्रैक करते हैं। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियों को, सेंसेक्स भी टॉप अच्छी कंपनियों को ट्रैक करता है, बीएससी को, बीएससी की कंपनीज को। समझ में आया? अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। क्या? म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड क्या है सर? म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कहाँ से? इन्वेस्टर से। सो इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट करके हम लोग इस मनी को लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं? जैसे ही म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं सर, आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद आपसे पैसा लेकर कोई स्टॉक में लगा रहा है, कोई बॉन्ड में लगा रहा है, तो अलग अलग जगह एसेट्स को क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं। और करता कौन है? ये फंड मैनेजर। कौन करता है? फंड मैनेजर। तो जब इन्वेस्टर आपको पैसे देता है तो इन्वेस्टर बाय यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द फंड। आपने कुछ स्मॉल पर्सन खरीदा है, स्मॉल पोर्शन, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी एंड एक्सेस टू वेरियस मार्केट। समझ में आया आपको? अब हमें समझना है सर म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी फंड, डिबेट फंड, हाइब्रिड फंड, मनी मार्केट, इंडेक्स फंड, सेक्टरल, टैक्स सेविंग फंड, फंड ऑफ फंड। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग म्यूचुअल फंड कराते हैं ना, तो हमसे क्या बोलते हैं, आप इंडेक्स में लगा दो, आप मार्केट में लगा दो। तो सर ये होते क्या है, आज डिटेल में समझते हैं म्यूचुअल फंड को। सो म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी फंड कौन सा होता है, जब आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक्स में। किसमें लगा रहे हैं? स्टॉक्स में। डिबेट फंड, जब आप सर आपको पर्टिकुलर एक फिक्स्ड इनकम तो मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? फिक्स्ड इनकम। तो किसमें लगाएंगे आप? डिबेट म्यूचुअल फंड में। लिस्ट मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। इक्विटी फंड के लिए म्यूचुअल फंड की लिस्ट दीजिए, डिबेट म्यूचुअल फंड की लिस्ट दीजिए, तो आपको मिल जाएगी गूगल पे। हाइब्रिड फंड, सर जिसका आधा पोर्शन इक्विटी का और आधा पोर्शन किसका? और डिबेट का। समझ में आई आपको? मनी मार्केट फंड, सर ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मनी किसमें डालते हैं? मार्केट में। किसमें डालते हैं? मार्केट में। इंडेक्स फंड, सर जो इंडेक्स फंड लाइक जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया। सेक्टर, भाई आप आईटी सेक्टर में डाल दो पैसा, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर होते हैं ना, जैसे
जैसे निपॉन निपॉन का हेल्थ केयर सेक्टर, एसबीआई का हेल्थ केयर, एसबीआई इंफ्रा, ये भी तो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो इनमें भी तो पैसा हम लोग डाल सकते हैं। एक होता है अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो कौन से फंड में डालेंगे, इलएस, ई एल डबल एस, ई एल एस डबल एस। तो ये बेनिफिट आता है एटीसी के अंडर। फंड ऑफ फंड पीओएफ क्या आता है कि इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड रेदर देन डायरेक्टली इन स्टॉक और बॉन्ड। तो समझ में आ गया आपको म्यूचुअल फंड के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब म्यूचुअल फंड इशू कौन करता है, एएमसी कंपनीज। कौन करती है, एएमसी कंपनीज। रेगुलेटर कौन होते हैं, सेबी। इन्वेस्टर कौन होते हैं, एचएनआई या ये आपके हो सकते हैं। और सर अब दो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ये तो मैंने समझ लिया टाइप तो, पर सर जब मुझे पैसा डालना है तो इनमें कुछ कंडीशंस तो होती होगी ना, ऑब्वियसली होती है। तो सबसे पहला है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती, आप कभी भी अपने को रीड कर सकते हो। और क्लोज एंडेड में फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होती है, आप एक मैच्योरिटी पे ही अपने को रीड कर सकते हैं। और ओपन एंडेड में कभी भी बाई और सेल कर सकते हैं कभी भी, पर क्लोज एंडेड में आप कभी भी बाई और सेल नहीं कर सकते। इसमें ओपन एंडेड में हाई लिक्विडिटी होती है और क्लोज एंडेड में लेस लिक्विडिटी। प्राइजिंग किस पे बेस्ड होती है, ओपन एंडेड की नेट एसेट्स वैल्यू पे। और इसकी डिपेंड होती है सर, जब आप सप्लाई मार्केट में कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसके ऊपर। कैपिटल सर, कैपिटल कीप इन इन्वेस्टर एंटर और एग्जिट, कैपिटल फिक्स्ड होता है। कहाँ लिस्ट होते हैं सर, स्टॉक मार्केट पे नहीं लिस्ट होते, लिस्ट ऑन स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टमेंट होरिजोन suitable for investment seeking, example most equity और डिबेट म्यूचुअल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड और सम डिबेट म्यूचुअल फंड। समझ में आया आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। सर आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा, ईटीएफ। क्या सुना होगा, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो ये ईटीएफ क्या होता है सर, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो क्या होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होता है। जस्ट लाइक ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है। क्या होती है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटी। जैसे निफ्टी 50 का हम लोगों ने एक ईटीएफ बना लिया, या हम लोगों ने एसपीएक्स 500 का एक ईटीएफ बना लिया, कमोडिटीज का ईटीएफ बना लिया जो उस पर्टिकुलर चीज को ही ट्रैक कर रहा है। तो कौन इशू करेगा, ऑब्वियसली एएमसी कंपनी करेगी, सेबी रेगुलेट करेगा। इन्वेस्टर जो टाइप्स होते हैं, इंडेक्स, इक्विटी, डिबेट, गोल्ड, सेक्टरल हो सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं। और टाइप कौन कौन से होते हैं ईटीएफ के, जैसे सेम म्यूचुअल फंड में इंडेक्स ईटीएफ हो सकता है, इक्विटी, डिबेट, गोल्ड, इंटरनेशनल, सेक्टरल और कमोडिटी ईटीएफ हो सकता है। तो सर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तो दोनों सेम सेम ही है ना, तो किसमें पैसा लगाएं। तो बेसिक अंतर देख लेते हैं ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है। तो सर ईटीएफ क्या होता है, ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और म्यूचुअल फंड सर कहां से होते हैं, बाई सेल एएमसी से। सर इसका प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएट होता है, पर एन इसका म्यूचुअल फंड का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता है। सर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ में, पर म्यूचुअल फंड में कितना करेंगे, 500 से 1000 रुपए। लिक्विडिटी क्या होती है, हाई। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी लेस होती है। और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो थोड़ा कम होता है और इसका थोड़ा ज़्यादा। मैनेजमेंट स्टाइल देखिए, आप इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हो, पर आप म्यूचुअल फंड को एक्टिव और पैसिव दो तरीके से ट्रैक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप डीमेट से या ट्रेडिंग अकाउंट से, और आप म्यूचुअल फंड तो डायरेक्टली एएमसी से ही बाई होता है। और जो ट्रांसपेरेंसी होती है सर, इसमें हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, बट म्यूचुअल फंड में लेस ट्रांसपेरेंसी होती है। एग्जिट लॉट बहुत नए के बराबर, पर इसमें म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लॉट मिलेगा। टैक्स सर, जिस तरीके से स्टॉक्स में टैक्स लेता है वैसे ईटीएफ में टैक्स लगेगा, और इसी तरीके से आपका इनमें भी टैक्स लगेगा। तो सर हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, वारंट, इंडाइसेस, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। तो सर एक बार इनमें बेसिक डेफिनेशन देख लें एक बार, सब में कॉमन। तो देखिए, कौन करेगा, ओनरशिप, लॉन रिप्रेजेंट करती है। बॉन्ड एक डिबेट इंस्ट्रूमेंट है। वारंट में हम एक फिक्स्ड प्राइस पे शेयर बाई करते हैं। इंडाइसेस में जो मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज होती है। म्यूचुअल फंड में एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है। और ईटीएफ सब मार्केट ट्रेडेड फंड है, बहुत इजी है। कंपनी इशू करती है, कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, वारंट कंपनी इशू कर सकती है, इंडाइसेस कोई इशू नहीं करता, एक्सचेंज बनाता है इसको। और म्यूचुअल फंड एएमसी और इसको एएमसी।
सर इन्वेस्टर का रोल क्या होता है? शेयर होल्डर हो सकता है, डिबेंचर में लेंडर, आप लेंडर, वारंट में शेयर होल्डर, इंडाइसिस में भाई कोई लेना देना नहीं है, म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर और ईटीएफ में भी यूनिट होल्डर। रिटर्न क्या मिलता है सर? डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल गेन, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट और कैपिटल रीपेमेंट, बॉन्ड में भी इंटरेस्ट रेट और कैपिटल, वारंट में गेन्स मिल सकता है, इंडाइसिस में देखेंगे। और इंडाइसिस में आप डायरेक्टली देखिए, कुछ इंडाइसिस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड चूज करना पड़ेगा। तो नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे मिलता है मार्केट रिटर्न के हिसाब से ईटीएफ में। फिर होता है ट्रेडेबल। सर स्टॉक ऑब्वियसली इक्विटी ट्रेडेबल होती है, डिबेंचर सम टाइम होते हैं सम टाइम नहीं, बॉन्ड हो सकता है। फिर होता है ये वारंट नहीं सर। और फिर उसके बाद होता है इंडाइसेस नॉट ट्रेडेबल। सर म्यूचुअल फंड एएमसी में होते हैं सर, और यस ईटीएफ ट्रेडेबल होते हैं। और रेगुलेट कौन करता है? सेबी। सेबी ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। रिस्क, स्टॉक में हाई रिस्क होता है, डिबेंचर में थोड़ा कम, बॉन्ड में और कम। उसके बाद अगर आप देखिए वारंट में हाई रिस्क है, इंडेक्स में थोड़ा रिस्क होता ही नहीं है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली कर ही नहीं पा रहे हैं। डिपेंड करता है आपने क्या चूज किया है, और ईटीएफ में थोड़ा लोअर रिस्क होता है। मैच्योरिटी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है, फिक्स्ड मैच्योरिटी, फिक्स्ड मैच्योरिटी। तो इस तरीके से आप बेसिक अंतर भी देख सकते हैं। तो मैंने ये डिटेल में आपको बताया है चैप्टर। तो ये जो भी मैंने आपको बताया सर, ये बहुत बेसिक कॉमन चीज है, ये आपको ये नॉलेज होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं तो। जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हाइब्रिड और स्ट्रक्चर सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है। हाइब्रिड जो सिक्योरिटीज होती है उसका मतलब है जिसका आधा पोर्शन डिबेट का और आधा पोर्शन इक्विटी का, उसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटीज। और स्ट्रक्चर सिक्योरिटीज का मतलब है जो हम लोगों ने टेलर प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक एक कॉमन पर्सन के लिए बनाया, उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन का अंतर देखते हैं। सेम जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई इक्विटी और डिबेट से मिलकर बना हो तो उसको हाइब्रिड सिक्योरिटी। और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो किसी कोई पैकेज होता है, किसी पर्सन के लिए बनाया गया हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके हाइब्रिड प्रोडक्ट के? एक फिक्स्ड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बनाए जाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कस्टमाइज रिटर्न के लिए, क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज रिटर्न के लिए बनाए जाते हैं। देखिए हाइब्रिड प्रोडक्ट है तो रिस्क कम, रिस्क इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा मॉडरेट रिस्क रह सकता है इसके अंदर। बट जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू हाइब्रिड प्रोडक्ट। और इन्वेस्टर जो टाइप है इसके अंदर एक पर्टिकुलर को रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है हाइब्रिड में। पर जबकि स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हम लोग जनरली देखने को मिलते हैं। जो रिटर्न आता है इसमें एक फिक्स्ड रिटर्न और साथ साथ में कैपिटल गेन भी आपको देखने को मिलता है इक्विटी का। बट इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में टेलर बेस्ड रिटर्न होता है कि उस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। लिक्विडिटी इसके अंदर बहुत हाई होती है हाइब्रिड में, बट हम जब स्ट्रक्चर में देखते हैं तो लेस लिक्विडिटी होती है। और जनरली हम जब रेगुलेशन की बात करें तो उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी, इसको भी आरबीआई और सेबी। कस्टमाइजेबिलिटी, हाइब्रिड में कोई कस्टमाइजेबिलिटी नहीं होती, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, जबकि स्ट्रक्चर में आपको कस्टमाइजेबल देखने को मिल जाएगा, गोल के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है। हाइब्रिड में मैच्योरिटी नहीं होती है, बट सर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में एक डिफाइंड मैच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। सर ऐसे ही एक प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि शेयर टाइप होता है, जैसे कॉमन शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया। तो ये प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसमें कुछ प्रिफर्ड आपको बेनिफिट मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज होती है, जैसे लाइक कौन कौन सी फैसिलिटीज? एक फिक्स परसेंट ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा बिफोर कॉमन होल्डर, बिफोर जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं, और एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है बिफोर इक्विटी होल्डर से पहले। अब प्रेफरेंस शेयर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, मतलब आपको इस साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होल्डर। और नॉन क्यूमुलेटिव में जो अपना जो डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है? जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें डिविडेंड के साथ कुछ एडिशनल प्रॉफिट भी मिलता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेट में डिविडेंड ही मिलता है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल आपको पता ही है, अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो कन्वर्टेबल, नॉन अगर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो तो नॉन कन्वर्टेबल्स। रिडीम, भाई अगर कंपनी बाय बैक कर लेती है शेयर्स को सर्टेन पीरियड के बाद एक फिक्स डेट को तो रिडीमल, और अगर कंपनी नहीं करती तो इरिडीमल प्रेफरेंस शेयर। तो ये मैंने कुछ प्रेफरेंस शेयर के टाइप यहाँ पे आपको बताए हैं।
उसके बाद हम लोग देखते हैं सर कि ये डिबेंचर्स और बॉन्ड क्या है जो हाइब्रिड होते हैं। हाइब्रिड में सिर्फ बात कर रहा हूं, हाइब्रिड डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर हाइब्रिड का मतलब जिसमें कुछ पार्ट इक्विटी हो और कुछ पार्ट डिबेट का हो, उसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड डिबेंचर या बॉन्ड। वही कॉमन सेंस वाली चीजें जो पहले हम लोगों ने देखी है, एफसीडी फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्शियली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। जिसका अगर फुल अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो फुली, पार्शियली इक्विटी और डिबेट रहता है तो पार्शियली डिबेंचर, अगर नहीं कन्वर्ट होता है मैच्योरिटी पे तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ओसीडी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, सीसीडी कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसी तरीके से एफसीबी होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बॉन्ड के अंदर। अब इनके फीचर क्या होंगे? ऑब्वियसली सर, अगर बॉन्ड या डिबेंचर होगा मैच्योरिटी डेट मेंशन होगी, कूपन रेट मेंशन होगी, हाइब्रिड नेचर का वो मेंशन होगा, रिस्क रिटर्न क्या है, रेगुलेटरी इसको कौन कर रही है, तो ये सब वहां पे मेंशंस होगी। समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे हैं, जैसे अगर एस वेंचर कैपिटल एफसीबी का यूएसडी हो गया, तो कुछ आपके सामने एग्जांपल है। पहले हम लोग एग्जांपल भी देख चुके हैं फॉरेन में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर, मसाला बॉन्ड में भी हम लोग देख चुके हैं, एक्सटर्नल बॉन्ड में भी हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ मैंडेटरी डिटेल डिबेंचर और बॉन्ड पे मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज। पहले इश्यूअर का नाम होना चाहिए, किसने इशू किया है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, फेस वैल्यू क्या रहेगी, इशू प्राइस क्या है, कूपन रेट, कूपन पेमेंट फ्रीक्वेंसी, टेंचर मैच्योरिटी पीरियड क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, रिडीम्शन डिटेल क्या है, कन्वर्जेशन की टर्म्स क्या रहेगी, सिक्योरिटी डिटेल क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, जो अगर ये इसका नंबर होना चाहिए, रेटिंग होनी चाहिए, लिस्टिंग डिटेल होनी चाहिए, ट्रांसफर एजेंट, कन्वर्टेंट, टैक्स एंड टर्म्स एंड गवर्निंग लॉ। ये सारी, जैसे आप अभी आपके घर पे कभी एलआईसी का बॉन्ड हो ना, तो उसको डिटेल में देखना उस पर क्या क्या चीजें मेंशन होती है, तो वो चीजें आपको कॉमनली एक डिबेंचर या बॉन्ड पे आपको देखने को मिलेगी। आप एलआईसी का बॉन्ड घर पे देख सकते हैं, अगर आपके पास एलआईसी का बॉन्ड रखा हो या कोई हेल्थ इंश्योरेंस बॉन्ड आपके पास पड़ा हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब एक आता है सर डिपॉजिटरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटरीज क्या होती है सर? तो मैं डिपॉजिटरीज बताता हूं आपको। एक रिसिप्ट होती है। डिपॉजिटरीज इज ए नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय अ बैंक रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ ए शेयर इन ए फॉरेन कंपनी। समझ में आया आपको? ये क्या एक रिसिप्ट है जो फॉरेन कंपनी के शेयर में आपकी ओनरशिप शो करती है। इट्स अलाउ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज विदाउट डीलिंग विद करेंसी कन्वर्जेशंस। भाई आप कोई करेंसी कन्वर्जेशन भी मत कराओ, और आप फॉरेन कंपनी में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो उसका मीडियम क्या है? डिपॉजिट रिसिप्ट। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा मीडियम है जहां पे आप विदाउट फॉरेन करेंसी कन्वर्जेशन के आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कौन सा मेथड है? डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये वर्क कैसे करती है, एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले फॉरेन कंपनी इश्यूअर होता है, डिसाइड टू राइज कैपिटल और इनेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय ऑफरिंग शेयर इन अनदर कंट्री। भाई कोई भी कंपनी है फॉरेन में सिचुएटेड है, वो अपने शेयर इशू करना चाहती है और कैपिटल राइज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले ये एक फॉर्मेट अपनाएगी, फिर अपॉइंट ए डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, तो एक बैंक को, लोकल बैंक को हायर करेगी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया। फिर डिपॉजिटरी बैंक इन टारगेट कंट्री, फिर क्या करेंगे? फॉरेन बैंक जेपी मॉर्गन या डिस्ट्रू बैंक इशू डिपॉजिट रिसिप्ट बेस्ड ऑन द शेयर हेल्ड बाय द कस्टोडियन, ये इशू करेगा इसको। फिर इन्वेस्टर बाय करेगा इन लोकल मार्केट में, इन्वेस्टर बाय डिपॉजिट जस्ट लाइक रेगुलर स्टॉक ऑफ देयर कंट्री स्टॉक मार्केट, द डिपॉजिट रिप्रेजेंट द फिक्स नंबर ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स। समझ में आ गई आपको? ये प्रोसेस है। फॉरेन कंपनी फिर एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को हायर करेगा, फिर डिपॉजिटरी बैंक इन टारगेट कंट्री, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टर वहां से बाय कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी डिपॉजिटरीज होती हैं? सबसे पहले एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरीज हो सकती है, ग्लोबल डिपॉजिटरीज हो सकती है, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरीज हो सकती है। ऐसे हांगकांग अलग अलग आपको डिपॉजिटरी देखने को मिल सकती है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अमेरिकन, सर ये कहाँ डिपॉजिटरीज होगी? सर यूएसए में। अमेरिकन कहाँ ट्रेड होगी? यूएसए के अंदर। और इशूड कौन करता है इसको? यूएस। और किस करेंसी में? यूएसडी में। किसमें? यूएसडी में। जैसे इन्फोसिस का एडीआर हो गया, विप्रो का एडीआर हो गया, एग्जांपल। ग्लोबल डिपॉजिटरीज मल्टीपल मार्केट,
इंटरनेशनल बैंक यूएसडी टू रिलायंस जीडीआर, आईसीआई बैंक जीडीआर, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट इंडिया या बीएससी में जैसे इंडियन डिपॉजिटरी बैंक करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टेड आईडीआर्स, ठीक है। की फ्यूचर्स क्या होते हैं? एक तो ओनरशिप रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन कंपनी की, ट्रेडिंग लोकेशन डोमेस्टिक मार्केट रहेगा, करेंसी जो भी आपका बैंक इशू करता है, वोटिंग राइट्स आपके पास लिमिटेड होंगे, लिक्विडिटी हाई रहती है, डिविडेंड आपको लोकल करेंसी में डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो कुछ बेनिफिट भी होते हैं डिपॉजिटरीज के, जैसे आप ग्लोबल मार्केट को असेस कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बेटर विजिबिलिटी और रेपुटेशन आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिपॉजिटरीज के एग्जाम्पल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो तरह की कुछ डिपॉजिटरीज आपको देखने को मिल सकती है, सबसे पहले स्पॉन्सर डिपॉजिटरीज और अनस्पॉन्सर डिपॉजिटरीज। तो स्पॉन्सर डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है? जब इशूड बाय द फॉरेन कंपनी इटसेल्फ ऑथोराइज एंड कोऑपरेट विथ ए डिपॉजिटरी बैंक और इशू दैट, अगर खुद एक फॉरेन कंपनी ऑथराइज करे किसी कॉर्पोरेट एंटिटीज को या डिपॉजिटरीज बैंक और खुद इशू करे, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सर डिपॉजिटरीज, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इश्यूअर, द कंपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ डिपॉजिटरी बैंक वन होता है ओनली। वोटिंग रैंक, एग्जाम्पल एडीआर जीडीआर, डिस्क्लोजर, द इश्यूइंग कंपनी प्रोवाइड रेगुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड फॉलो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अब अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरीज, ए डिपॉजिटरी बैंक इशू डीआर विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्विंग और ऑथराइजेशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। आप समझ में आ गया? अब यहाँ कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, यहाँ बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, डिपॉजिटरी बैंक, तो उसको बोलेंगे हम लोग अनस्पॉन्सर्ड, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इश्यूअर, द फॉरेन कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व होता है, डिपॉजिटरीज, नंबर ऑफ डिपॉजिटरी बैंक मल्टीपल बैंक हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स रही नहीं रहेगा। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन है। अब इनको डिपॉजिटरीज को रेगुलेट कौन करता है? सेबी। कौन रेगुलेट करता है? सेबी इसको रेगुलेट करता है। कुछ रूल्स हैं, जैसे SEBI regulated the issue listing of Indian depositories under the SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018 और 2015 के अकॉर्डिंग हम लोग डिपॉजिटरीज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और एक डिपॉजिटरीज एक्ट है 1996 और कंपनीज एक्ट, तो 2015, 2018, 1996 और 2013 के अंदर हम लोग डिपॉजिटरीज को रेगुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहला पढ़ते हैं कि ये आईडीआर क्या है। सो आईडीआर है इंडियन डिपॉजिटरीज रिसिप्ट। क्या है? इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट है जो ऑनरशिप इन शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी बट इशूड ऑन ट्रेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और आईडीआर अलाउ इंडियन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज इन आईएनआर विदाउट क्रॉस बॉर्डर। समझ में आ गया? एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया कैन इशू आईडीआर, जो भी फॉरेन में कंपनी होगी वही आईडीआर इशू कर सकता है। इशू प्रोसेस क्या है? सर आपको सेबी और जो आईसीडीआर है इसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक से या कोई भी जो डिपॉजिटरी बैंक है वहां से आप टाइप करके क्या कर सकते हैं? आईडीआर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? एज पर सेबी रूल मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट ओनली अप्लाई सिमिलर टू इंडियन। जैसे आईपीओ में हम लोग 13 क्वांटिटी, ज्यादा एक लोड, दो लोड, तो अलग अलग क्वांटिटी मेंशन है ना आईपीओ में जब हम लोग लगाते हैं। इसी तरीके से लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, तो आईडीआर मस्ट बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी और बीएससी पे आईडीआर होने चाहिए, ठीक है। कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म होने चाहिए। फॉरेन इश्यूअर मस्ट प्रोवाइड पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जिस तरीके से हमारी इंडियन बैंक्स रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है, इसी तरीके से फॉरेन इश्यूअर को भी अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह आदि सबकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। समझ में आई आपको? सेटलमेंट, सेम सेटलमेंट होता है इंडियन रुपीज के अंदर। वोटिंग राइट स्पॉन्सर्ड हो तो हो सकता है और अनस्पॉन्सर्ड हो तो वोटिंग राइट्स आपको नहीं होंगे। प्रोटेक्शन के लिए सेबी आपके पास है ही। रेस्ट्रिक्शंस, आईडीआर कैन नॉट बी इश्यू नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, जो इंडिया के पार्ट नहीं है उनको आईडीआर इशू नहीं हो सकती है। तो कुछ यहाँ पे बेसिक जो डिपॉजिटरीज है उनके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट, एचकेडीआर हांगकांग डिपॉजिट रिसिप्ट और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। कहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हैं? इश्यूड बाय, अगर ये यूएस डिपॉजिटरी बैंक, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक, हांगकांग डिपॉजिटरी बैंक, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक, अंडरलाइंग शेयर्स, शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनीज हेल्ड बाय कस्टोडियन,
शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज, क्योंकि हम लोग फॉरेन में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये यूएस डॉलर में होगा, इंडियन वाला आईडीआर इंडियन में, एचकेडी में यूएसडी, यूएसडी यूरो में, ठीक है। ये आपको मैं बेसिकली बता चुका हूं। पर्पस क्या होता है सर, इन सब का पर्पस होता है सर एक ये कि इन्वेस्ट इन फॉरेन फर्म्स। क्या होता है? इन्वेस्ट इन फॉरेन फर्म्स। वोटिंग राइट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, एज पर द इशूअर, जो आपको शेयर इशू किए हैं उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। देखिए, अमेरिकन एडीआर डिपॉजिट रिसिप्ट है तो कौन कंट्रोल करेगा? ऑब्वियसली सर यूएसए कंट्रोल करेगा। इंडिया को अगर होगा आईडीआर तो सेबी, हांगकांग होगा तो हांगकांग कमीशन उसको रेगुलेट करेगा, और अगर जीडीआर है तो ग्लोबल उसको कंट्रोल करेगा। समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अब है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। कौन से? ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर अब हम देख रहे हैं ये हाइब्रिड इन नेचर है। कौन सा है? हाइब्रिड इन नेचर। अब फॉरेन करेंसी जो बॉन्ड है ये किस लिए किया जाता है आपको पता है? कैपिटल राइज करने के लिए। जब भी कोई इंडियन कंपनीज या कोई पर्टिकुलर कोई कंपनीज अदर कंट्रीज से कैपिटल राइज करती है तो उसमें कौन सा आता है? एफसीसीबी, फॉरेन कंट्री कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब हमने इसमें दो बॉन्ड देखे थे, पहला मसाला बॉन्ड और एक एक्सटर्नल बॉन्ड। मसाला बॉन्ड के अंदर अगर इंडियन रुपीज में इश्यूज होती है तो मसाला बॉन्ड, और एक्सटर्नल जब हम लोग क्या करते हैं किसी से लोन बोरो लेते हैं तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल बॉन्ड। मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था इसके अंदर डिटेल के अंदर, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सेबी इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी लिंक डिबेंचर। कौन सा है? इक्विटी लिंक डिबेंचर। इक्विटी लिंक डिबेंचर क्या होता है? जो अपने इक्विटी से लिंक्ड होता है, जिसमें आधा पार्ट इक्विटी और आधा पार्ट क्या हो? डिबेट वाला हो। तो इक्विटी से अगर कोई कन्वर्ट है तो उसको बोलेंगे इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर, जो डायरेक्टली इक्विटी शेयर से कनेक्टेड होता है। समझ में आ गई आपको? अब पर्पज क्या है इनका? वही पर्पज है, फिक्स इंटरेस्ट आपको, फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, फंड राइज करने के काम में आता है। तो ऐसे कुछ आप देख सकते हैं। अब हु कंट्रोल और रेगुलेट इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर? सेबी कंट्रोल करता है, और आईसीडीआर भी इसको कंट्रोल कर सकता है, जो मैंने आपको बताया था। एलओडीआर कुछ एक्ट बताए थे ना, 2015, 2018 और 2013 मैंने आपको कंपनीज एक्ट बताया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल हो सकता है। कॉमोडिटी लिंक डिबेंचर किससे होंगे? सर जो कॉमोडिटी से लिंक्ड हो, जैसे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड हो, जिसमें कुछ पार्ट तो इक्विटी का और कुछ पार्ट डिबेंचर हो, तो उसको कॉमोडिटी लिंक डिबेंचर होंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। रिस्क मेंशन होना चाहिए, पर्पज मेंशन होना चाहिए, इन्वेस्टर कौन है, एक फिक्स रिटर्न्स और एक फिक्स्ड इनकम्स आपके पास रहेगी। कंट्रोल वही सेबी इसको कंट्रोल करता है, वही आईसीडीआर, एलओडीआर और एमसीएक्स मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज भी इसको कंट्रोल करता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, एमबीएस एंड एबीएस। एमबीएस एंड एबीएस का मतलब है, एमबीएस का मतलब मॉर्टेज बैकेड सिक्योरिटीज, और एबीएस का मतलब है एसेट बैकेड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो मॉर्टेज, पुल ऑफ मॉर्टेज लोन, होम लोन्स इसका पार्ट हो सकते हैं। एसेट, पुल ऑफ अदर फाइनेंशियल एसेट जैसे ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये कौन से? एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। इसको कौन कंट्रोल करता है? एमबीएस को रियल एस्टेट मॉर्टगेजर्स, और एबीएस को कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन नॉन मॉर्टगेज जो होती है वो इसको कंट्रोल करेंगी। अब इसमें जो एमबीएस में होता है, रिस्क फैक्टर कितना है? सेंसिटिव और इंटरेस्ट रेट्स एंड हाउसिंग मार्केट, और ये डिपेंड करेगा जो एसेट बैक कितना आपको इंटरेस्ट ले लगा है, क्या आपका रिपेमेंट का इश्यूज है। इश्यूअर कौन होता है? बैंक, मॉर्टेज और कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। टिपिकल इन्वेस्टर जो पेंशन फंड वाले और इधर म्यूचुअल फंड वाले भी हो सकते हैं। मार्केट, लार्ज और ग्रोविंग मार्केट विद द डिजर्व एसेट क्लासेस। तो आपके समझना पड़ेगा एबीएस, एबीएस का मतलब हो गया जो पुल ऑफ अदर फाइनेंशियल जैसे लाइक ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, और एमबीएस में आता है सर होम लोन्स, मॉर्टगेज, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आपको एक समझना पड़ेगा सर आर ई आई टीज एंड इन्वेस्ट, ये आई एन वी आई टी एस क्या होता है? सो आर ई आई टीज जो बना होता है वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये ध्यान रखना। अगर रियल इस्टेट की कोई भी एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कोई एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो आई एन वी आई टी एस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये दो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अगर इनकम जनरेशन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज तो कहाँ पे आएगा, आरईआईटीज। और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट रोड पावर प्लांट ये कहाँ पे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में। पर्पस क्या होता है आरईआईटीज का, टू अलाउ इन्वेस्टर और इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और टू अलाउ इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर ट्रस्ट और कंपनी दैट ओवन एंड मैनेज रियल एस्टेट, ट्रस्ट एंड ओवन मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, ठीक है। इनकम सोर्स रेंटल इनकम हो सकती है, लीज रेंटल, यहाँ पे टोल कलेक्शन हो सकता है, टैरिफ, लीज रेंटल और यूजेस फीस, किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। समझ में आ गई आपको। देखिए टैक्सेशन तो दोनों में आपको पता है टैक्सेशन रहेगा। इन्वेस्टर रिटर्न्स क्या होती है, जैसे हाउस में एक रेंटल इनकम हो सकती है पोटेंशियल, और यहाँ पे सर जैसे लोन, अब जैसे आपको टोल टैक्स आ रहा है, कोई और कैपिटल गेन आ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फिक्स इनकम होती है। तो जो रियल इस्टेट है ये एक लॉन्ग टर्म है, मॉडरेट टू लॉन्ग टर्म, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के अंदर आता है। सर आप डिटेल में पढ़ते हैं, सर कमोडिटी क्या होती है। देखिए सर मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको शेयर के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपको बॉन्ड के बारे में बता चुका हूँ, डिबेंचर के बारे में बता चुका हूँ, वारंट्स के बारे में बता चुका हूँ, स्टॉक्स के बारे में बता चुका हूँ, ईटीएफ के बारे में बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ। और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ और नॉर्मल सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटीज़ के बारे में बता चुका हूँ। और साथ में सर मैंने आपको जो बताया अभी, वो इक्विटी लिंक डिबेंचर्स, आरईआईटीज़ क्या होता है, आईएनवीआईटीएस क्या होता है, एमबीएस और एबीएस के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब मैं बताने वाला हूँ सर, एक स्टॉक सिक्योरिटीज में कमोडिटी भी होती है। सर ये कमोडिटी क्या होता है, देखिए कमोडिटी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमें जमीन से मिलते हैं। दो तरह की कमोडिटी हो सकती है, एक इटेबल और एक नॉन इटेबल। इटेबल जिसको हम खा सकते हैं, नॉन इटेबल जिनको हम खा नहीं सकते। खा किनको सकते हैं, जैसे जीरा हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया। और जैसे नहीं खा सकते उनको, जैसे लाइक गोल्ड, कॉपर, निकल, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। तो इस तरीके के कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती है और कुछ मेटल्स कमोडिटीज होती है जिनको हम खा नहीं सकते हैं। समझ में आया आपको। रॉ मेटेरियल जो जमीन से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं। और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो फिजिकल हम गोल्ड बाय कर लें, हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें, कमोडिटी का ईटीएफ बाय कर लें, कमोडिटी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, या स्टैक्स ऑफ कमोडिटीज की कंपनीज में पैसा लगा दें, कमोडिटी का कोई लिंक डिबेंचर उसमें पैसा लगा दिया, कमोडिटी का इंडेक्स फंड। तो ये हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है कि कमोडिटी में आप कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं। तो कैसे लगा सकते हैं, फिजिकल कॉमोड गोल्ड सिल्वर फिजिकली दुकान पे जाके बाय कर लिया, कोई कॉमोडिटी का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, ईटीएफ बाय कर सकते, ईटीएफ के बारे में बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड के बारे में बता चुका हूँ। कॉमोडिटीज़ की जैसे कोई कंपनी, कोई जैसे कोई सुराना ज्वेलर्स, इस तरह की जो ज्वेलर्स कंपनी, उनमें भी हमें पैसा लगा सकता हूँ, उनका स्टैक बाय कर सकता हूँ। कॉमोडिटी लिंक डिबेंचर हो गया, कॉमोडिटी इंडेक्स फंड हो गए। तो आपको समझ में आया डिटेल सारी। तो सिक्योरिटी पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। दो तरह के सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो सबसे पहला पॉइंट है कि सर प्राइमरी मार्केट, जब भी कोई नई सिक्योरिटीज लिस्ट होने के लिए आती है, इश्यू होने के लिए आती है, तो वो प्राइमरी मार्केट में आती है। और उसके बाद ये क्यों इशू होती है सर, ये फ्रेश कैपिटल राइज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में ये इशू होता है, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं सर इसके इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये इसके इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। प्राइमरी मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन हो सकते हैं सर, कंपनीज हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट हो सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग के लिए, तो ये इसके पार्टिसिपेट होते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है सर, सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जहां ऑलरेडी सिक्योरिटी ट्रेडेड है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। और सेकेंडरी मार्केट जनरली जो किया जाता है वो लिक्विडिटी के लिए है। तो कॉमन एक क्वेश्चन आ सकता है सर प्राइमरी मार्केट का क्या यूज है। सो प्राइमरी मार्केट जो यूज किया था जनरली वो राइस कैपिटल के लिए किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है सर, प्रोवाइड लिक्विडिटी। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी चाहिए तो कौन से मार्केट का यूज करना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट का। सेगमेंट कौन कौन से होते हैं, इक्विटी मार्केट, डिबेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट के टाइप हैं।
मेजर जो स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं वो है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। पार्टिसिपेट कौन कौन होते हैं सर? इन्वेस्टर होता है, स्टॉक ब्रोकर होता है, डिपॉजिटरीज होती है, क्लियरिंग होती है, सेबी। ऑब्वियसली सर मैं पैसा डालूंगा तो कहाँ डालूंगा? तो स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए। जहां पे पैसा डालूंगा एक डिपॉजिटरीज मेरे पास होनी चाहिए, उसके बाद एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेरे पास होना चाहिए, जो मैं अगर मान लीजिए विड्रॉल करता हूँ या मनी को सेटल करता हूँ तो कोई सेटलमेंट टीम भी तो होनी चाहिए, एक रेगुलेटर भी होना चाहिए। सो मैंने प्राइमरी मार्केट का आपको यूज बता दिया है। सेकेंडरी मार्केट का लिक्विडिटी के लिए हम लोग इशू करते हैं, ये फ्रेश कैपिटल्स के लिए प्राइमरी मार्केट, और सेकेंड लिक्विडिटी के लिए पार्टिसिपेट कौन होते हैं? इश्यूअर, इन्वेस्टर। और यहाँ पे कौन होता है सेकेंडरी मार्केट में? बायर, सेलर, ब्रोकर, ट्रेडर्स। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंपनी, सर जो कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इशूइंग सिक्योरिटीज, और कंपनी आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड्स में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन डिटरमाइंड बाय द इशूअर एंड अंडरराइटर और बाय बुक बिल्डिंग्स। ठीक है। और डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड पे। जब पहले जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले आती है तो इशूअर डिसाइड कर लेता है, पर बाद में कौन डिसाइड करता है? बाद में डिसाइड करता है सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। ठीक है। प्राइमरी मार्केट के टाइप कौन कौन से? जैसे आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, ईटीएफ्स ये हो सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, जो प्राइमरी मार्केट में डालेंगे तो कोई बैंक के थ्रू, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट में आप एनएससी और बीएससी पे जाकर डीमेट अकाउंट के थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं। समझ में आ गई आपको? तो ये बेसिकली है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई सिक्योरिटी का इश्यूज कैसे होता है। ठीक है। तो भाई शेयर और कैसे कैसे इश्यूज होती है। सबसे पहला इश्यूज है वो पब्लिक इशू। क्या है? पब्लिक इशू। आईपीओ क्या है? आईपीओ। आईपीओ और एपीओ एक पब्लिक इशू के टाइप है। इसके तरीके से पब्लिक से आप लोग पैसा मांग सकते हो। तो पब्लिक इशू एग्जांपल में आ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से मेथड है जो पब्लिक इशू से हम लोग पैसा या कैपिटल राइज कर सकते हैं। कौन कौन सा? आईपीओ और एपीओ। राइट इशू क्या होते हैं? राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होता है वो राइट टू बाय एडिशनल शेयर इन ए प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, इशू एट डिस्काउंट टू मार्केट प्राइस, नो न्यू इन्वेस्टर आर इन्वॉल्व। ऑलरेडी जो शेयर होल्डर पड़ा है उसी के पास राइट इश्यूज होते हैं, कोई नए इन्वेस्टर के पास इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बोनस इश्यू, भाई आप फ्री शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? फ्री शेयर दे रहे हैं। भाई कंपनी जब प्रॉफिट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कंपनी अपने फ्री शेयर दे रही है या इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो बोनस इशू समझ में आ गया। सबसे पहला पब्लिक इशू, फिर राइट इशू, फिर बोनस इशू। अब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये समझने पड़ेंगे आपको। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सिक्योरिटीज आर इश्यूड टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक इन्वेस्टर से उसको आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर हो गया। जैसे कौन हो सकता है? कोई क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकता है, कोई प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है। राइट कम पब्लिक इश्यूज, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइट इशू एंड पब्लिक इशू, ए पोर्शन इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड द रेस्ट ऑफ द पब्लिक। राइट कम पब्लिक इशू में क्या है? जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है पहले उसको कुछ इश्यू और बाद में बाकी का इश्यू पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ओएफएसएस क्या होता है सर? ऑफर फॉर सेल, जब प्रमोटर और लार्ज शेयर होल्डर सेल देयर शेयर टू द पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो प्रमोटर्स है ना वो क्या कर रहे हैं? अपने शेयर सेल कर रहे हैं बहुत ही ऑफर के अंदर। ठीक है। कोई नो फ्रेश कैपिटल इज राइज, ओनली ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, मतलब प्रमोटर अपनी ओनरशिप सेल कर रहा है, कोई नए शेयर्स नहीं। तो ऑफएसएस में क्या होता है? ऑफएसएस में प्रमोटर अपने शेयर बेचकर जाना चाह रहा है इस कंपनी से। ठीक है। बुक बिल्डिंग मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड में कौन सा? आईपीओ और एफपीओ टू डिस्कवर द प्राइस सिक्योरिटी थ्रू द इन्वेस्टर बिड विथ ए प्राइस बैंड। ठीक है। तो जो टाइप है तो बुक बिल्डिंग में 100% बुक बिल्डिंग और 75% बुक बिल्डिंग, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। ऑन टैप इशू, तो देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो पब्लिक इशू पढ़ लिया, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये इश्यूज के टाइप है जैसे शेयर इश्यूज किए जाते हैं। राइट कम पब्लिक इशू, ओएफएसएस ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्डिंग मेथड हो गया। ठीक है। ऑन टैप इशू, सिक्योरिटीज आर कीप्ड ऑफन फॉर सब्सक्रिप्शन ओवर ए कंटिन्यूअस पीरियड नॉट लिमिटेड टू वन डेट,
कॉमन फॉर बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सिक्योरिटीज क्या करती जाती है, सब्सक्रिप्शन कंटिन्यूस पीरियड, आप समझ गए ना इसकी मतलब। सिक्योरिटीज आर कीप्ड ऑफन फॉर सब्सक्रिप्शन ओवर ए कंटिन्यूस पीरियड, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट तक, नॉ लिमिटेड डेट आर हेयर, यहाँ पे अपनी जो सिक्योरिटी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द आईपीओ, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आईपीओ। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है। सो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या इन्वेस्टमेंट पब्लिक ऑफरिंग या इनवाइटमेंट पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनीज क्या कर रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, और जब आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल राइज करने के लिए आपसे पैसा मांग रही है कंपनी। तो भैया जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आए तो आईपीओ में पैसा डालना हो तो बहुत तरीके से पैसा डाला जाता है। कुछ बेसिक कंडीशंस आपको पता होने चाहिए कि आईपीओ में क्या क्या चीजें होती हैं जो देखनी चाहिए पैसा या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आईपीओ का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं। उसके बाद आपको को ये पता होना चाहिए कि आईपीओ लॉन्च कब हो रहा है, ठीक है। कितने का वो फंड कंपनी आपसे राइज करना चाहती है, ठीक है। मिनिमम आईपीओ का साइज क्या है, पब्लिक होल्डिंग क्या है, ठीक है। ऑफर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट की गाइडलाइन क्या है, एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडलाइन क्या है, ठीक है। की फ्यूचर्स क्या है, अदर इंपॉर्टेंट सेबी रूल्स कुछ हैं तो वो आप देख सकते हो। तो डिटेल में देखते हैं, अगर आपको कोई कंपनी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसा कर सकते हैं। तो एक साइट है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़.com। तो आपको गूगल पे आकर जनरली जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे अभी एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी बुक बिल्डिंग 460 करोड़ रुपए, कितना है, 460 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इस कंपनी की बेसिक डिटेल देख लेते हैं हम लोग। कंपनी आईपीओ कब लेके आ रही है, 23 तारीख को। क्लोजिंग डेट क्या है, 25 है। अलॉटमेंट क्या है, 28 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा। आईपीओ की सबसे अच्छी बात है, अगर आईपीओ आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपका पैसा आपको वापस रिफंड हो जाता है बिना किसी पोर्शन ऑफ अमाउंट कटिंग के, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको ये जो शेयर है डीमेट में कब आ जाएंगे, 29 तारीख को। लिस्टिंग डेट क्या है, 30 तारीख है। और कट ऑफ टाइल यूपीआई जो कंफर्मेशन है, मतलब आप जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कब तक कर सकते हैं, 25 जुलाई तक। इस डेट तक आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग डेट वगैरह आपको सब, फेस वैल्यू आ गई। इश्यू प्राइस कितने रुपए पे पर शेयर इशू कर रहा है, 237 रुपए पर शेयर। और एक लॉट में कितने शेयर है, टोटल 63 शेयर। कितने हैं टोटल, 63 शेयर। इतने टोटल ऑफ साइज ऑफ शेयर है जो इशू कर रहे हैं। फ्रेश इशू ये हैं, ऑफर फॉर सेल में ये शेयर्स हैं। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ जो मैं बता चुका हूँ। लिस्टिंग का हो रहा है एनएससी और बीएससी पे हो रहा है, ठीक है। अब बेसिक चीज ये है कि आप रिटेलर है तो आप मिनिमम कितने लॉट आप खरीद सकते हैं। देखिए अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो 63 शेयर है, और आपको पता है इसने एक शेयर का भाव कितना लगाया था, 237। तो 63 गुणा 237 मतलब 14,931 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप एक लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम जा सकते हैं कितने, 13 लॉट। एचएनआई में कितना जा सकते हैं, हाई नेटवर्क इनकम होती है वो जा सकता है मिनिमम 66 लॉट। और बिजनेस एचएनआई कैटेगरी में आप 67 लॉट भर सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए ये। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में भरते हैं तो 9,85,496 रुपए आपको चाहिए। अगर अब आपको आईपीओ में ये बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गई, पर अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा नहीं देखा और आपने बिना देखे ही अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर दिया तो हो सकता है वो कंपनी जितना पैसा इशू लिस्टिंग प्राइस मांग रही है उतना पैसा आपको मिले नहीं, और कंपनी किस में लिस्ट हो, कम पैसे में लिस्ट हो, और आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए कंपनी लिस्ट होते ही। तो कुछ बेसिक चीजें वो आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़िए। सो कंपनी क्या करती है सर, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप और आईसीटी डिवाइस बहुत ग्लोबली एंड इंडिया क्या करती है,
रिफर्बिशिंग करती है। क्या करती है? रिफर्बिशिंग। आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं जीएनसी की। अब सबसे अच्छी चीज होती है भाई, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। सबसे पहले देखते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब आपको पता है, कंपनी में जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स हैं, वो कितने थे 2023 में? 285, 2024 में 585 और 2025 में 719। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के एसेट्स में कंटिन्यू क्या हो रही है? बढ़ोतरी। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यू बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है, अगर ये बढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें एसेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के एसेट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, एसेट्स कंटिन्यू बढ़ते रहने चाहिए। फिर आता है इबिट्टा। सो इबिट्टा भी कंपनी का कंटिन्यू बढ़ रहा है, नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है। फिर आप देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में जो फंड है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में फंड भी कंपनी के पिगी बैंक, मतलब कंपनी के जो बैंक है उसमें पैसा पड़ा है। तो मतलब अगर कभी कंपनी ने अगर कहीं से लोन भी ले रखा होगा तो 176 करोड़ तो ये, और 719 रुपए के एसेट्स, और कंपनी के पास लोन कितना है? सिर्फ 446 करोड़ रुपए का। तो मतलब कंपनी इजीली लोन पे कर सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू, उस कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में फंड और लोन कम हो, और लोन अगर हो भी तो कंपनी के एसेट्स और रिजर्व सरप्लस फंड को अगर कंपनी बेचकर अपना लोन चुकाना चाहे तो भी कंपनी के पास पैसा बचना चाहिए, वो कंपनी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये बेसिकली देख लिया भाई, इस कंपनी का फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो तो बहुत अच्छा है। अब हम एक होती है ग्रे मार्केट प्राइस देखते हैं, और सब्सक्रिप्शन। तो ग्रे मार्केट प्राइस का मतलब यह है कि सर बाहर इस कंपनी के बारे में ग्रे मार्केट में लोग क्या सोचते हैं। तो ग्रे मार्केट में ये सोचते हैं कि कंपनी अभी 237 रुपीज मांग रही है, बट ये कंपनी लिस्ट हो सकती है 331 रुपए पे। मतलब हमें एक शेयर पे 94 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। आप समझ गए मेरी बात कि 94 रुपीज, मतलब ये कंपनी ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है कि 237 रुपए पे कंपनी अपने आप को मान ली, पर ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी डिमांड है कि कंपनी एक शेयर 331 रुपीज पे लिस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज, आप सब्सक्रिप्शन भी देखिए, क्या कंपनी में सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख सकते हैं यहाँ पे जाके। तो आप देखेंगे सर कंपनी 25 जुलाई को टोटल जो सब्सक्राइब्ड हुई, या जो टोटल इसमें डेटा देखा गया, तो कंपनी सर बहुत अच्छे से सब्सक्राइब हुई। आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन भी कंपनी के बड़े हैं। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट स्टेटस। सो अलॉटमेंट स्टेटस तो अभी आपको मिला ही नहीं। रिकमेंडेशंस और देख सकते हैं कि सर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो क्या कहती हैं। सो अरिहंत कैपिटल कहता है कि आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, कैनरा बैंक भी कहता है, और बहुत सारी एजेंसी जो उसको कह रही है कि कंपनी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कंपनी ने आपको एडवाइस किया, ये बहुत बड़ी कंपनीज है। सो उन्होंने कुछ देखकर ही आप लोगों को एडवाइस किया होगा। तो इस प्रोसेस से आप कंपनी में आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपको आईपीओ अलॉट होता है या शेयर आपको अलॉट होता है तो आपके डीमेट में आ जाते हैं, और डीमेट में 10 बजे आप करीबन अपने डीमेट अकाउंट में होल्डिंग में जाके देख सकते हैं कि आपको ये शेयर अलॉट हुए हैं, इसका भी करंट में पीएनडल क्या चल रहा है। सो ये एक आईपीओ का बेसिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी आईपीओ में पैसा लगाएं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट साथ में उसका जी ग्रे मार्केट प्राइस भी आप देख सकते हैं, जीएमपी, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और साथ में और एजेंसियां क्या रिकमेंड कर रही हैं वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है एफपीओ। एफपीओ का मैं आपको बता चुका हूं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, इट प्रोसेड विच ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशू एडिशनल शेयर। जब ऑलरेडी कोई कंपनी लिस्ट हो चुकी है, अगर वो राइज करती है कैपिटल, तो किसके किसके थ्रू करेगी? एफपीओ के थ्रू। किसके थ्रू? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर कोई कंपनी कैपिटल राइज करना चाहिए है, चाहती है आफ्टर लिस्टिंग, तो कौन से प्रोसेस से करेगी? एफपीओ से। ठीक है, सो एफपीओ के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ओनली लिस्टेड कंपनीज एफपीओ से पैसा मांग सकती है।
कंपनी सेबी के जो एलओडीआर रेगुलेशन उसको फॉलो करना चाहिए। मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% पोस्ट एफपीओ कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ एफपीओ कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डाइल्यूटिव एफपीओ, एक होता है नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ, पब्लिक फर्दर ऑफरिंग या फॉलो पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। सो न्यू शेयर आर इश्यूड, इंक्रीज शेयर कैपिटल और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनरशिप गेट डाइल्यूटेड। समझ में आ गई आपको। और नॉन डाइल्यूटेड एफपीओ क्या होता है, प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेल देयर शेयर्स, ठीक है। तो अगर प्रमोटर्स अपने शेयर सेल करे तो ये नॉन डाइल्यूटिव में होता है, और डाइल्यूटिव में न्यू शेयर इश्यूड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, प्राइसिंग मेथड, एक तो फिक्स प्राइसिंग मेथड, एक बुक बिल्डिंग के थ्रू भी मैं इसमें कैपिटल राइज कर सकता हूं। तो फिक्स्ड क्या है, इश्यू प्राइस इज प्री डिटरमाइंड स्टार्टेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, और बुक बिल्डिंग प्राइस डिस्कवर्ड बेस्ड ऑन द बिड्स फॉर्म, बिड्स फॉर्म में भी ले सकते हो, स्पेसिफिक प्राइस में भी आप लोग एफपीओ से पैसा राइज कर सकते हो। तो समझ में आ गया। अब है ऑफर डॉक्यूमेंट। सो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट और लेटर ऑफ ऑफर मस्ट बी फिल्ड विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। भाई आपको अपने ऑफर के बारे में तो बताना पड़ेगा ना सेबी को, अलोकेशन ऑफ शेयर भी आपको बताने पड़ेंगे कि भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को आप 50% इशू कर सकते हो मैक्स, फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल को 15% और रिटेल को 35%। तो ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए भैया, कितना कितना अलोकेशंस कर सकते हैं। अदर से भी कंडीशंस भी होती है कि भैया आपको आईपीओ और जो एफपीओ की है वो एक स्पेसिफिक आपको रेगुलेशन नॉर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। लिस्टिंग टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, भाई जो भी आईपीओ आप लेके आए कितने दिन में लिस्ट होना चाहिए, T1+6 में। लॉकिंग पीरियड्स, नॉट डिफॉल्ट हिस्ट्री, कंपनी का कोई डिफॉल्ट हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। अब एफपीओ का क्यों यूज होता है, ऑब्वियसली फ्रेश कैपिटल राइज करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, रिड्यूसिंग डिबेट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, या एक्वाइजेशन या मर्ज के लिए एफपीओ का पैसा यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा एफपीओ और आईपीओ डिफरेंट है। सो एफपीओ में जो पैसा राइज किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, रिड्यूस डिबेट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और एक्वाइजेशन या मर्जर के लिए भी इसका पैसा यूज किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया। सो प्राइमरी मार्केट में एक प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक मेथड होता है, क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो कैपिटल राइज करने के काम में आता है, जो एक सिलेक्टेड ग्रुप, कोई भी एक सिलेक्टेड ग्रुप हो। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग कर सकता है, कोई भी कंपनी, ठीक है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के फ्यूचर क्या है, मैंने एफपीओ के बारे में बता दिया, आईपीओ के बारे में बता दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में और सुन लीजिए आप। सो प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑडियंस क्या होगी, एक सिलेक्टेड ग्रुप होगी। ऑफर साइज लिमिट मैक्सिमम 200%, ठीक है। फिलिंग रिक्वायरमेंट, ऑफर लेटर PS5 एंड PS4 के थ्रू। पेमेंट मोड क्या होता है, बैंकिंग चैनल। अलॉटमेंट टाइमलाइन 60 डेज, रिटर्न ऑफ फंड 60 डेज। डीमेट फॉर्म मस्ट बी इश्यूड इन डीमेट मोड में ही होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20,000 फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज पर पर्सन, ये ध्यान रखिएगा आप। अब टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या क्या है, देखिए हमने जो अभी आपको मैंने बताया था एफपीओ में डाइल्यूटेड और नॉन डाइल्यूटेड मेथड मैंने आपको बताए थे, ध्यान है ना आपको, ये देखिए। और इसी तरीके से एक मेथड होता है जैसे आईपीओ में ब्लॉक बिल्डिंग के थ्रू हम लोग पैसा ले सकते हैं, इसी तरीके से प्राइवेट प्लेसमेंट में जो पैसा आप लेते हैं या प्लेसमेंट करते हैं, एक प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट आप कर सकते हैं, क्यूआईपी इंस्ट्रूमेंशनल प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, आईआईपी और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के थ्रू आप प्लेसमेंट इशू कर सकते हैं। अलोकेशंस एंड रेगुलेशंस क्या होगी, प्रोसेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, सबसे पहले बोर्ड से आप अप्रूवल लो, शेयर होल्डर का अप्रूवल लो, ऑफर लेटर, अलॉटमेंट विथ मीन और रिकॉर्ड मेंटेन आप करो। तो सर ये कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है। सर प्राइमरी मार्केट में क्यूआईपी होता है, सर क्यूआईपी क्या है, बहुत जगह मैंने क्यूआईपी सुना है। तो क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है, जो कैपिटल राइजिंग टूल है दैट अलाउ लिस्टेड कंपनीज टू इशू इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर विदाउट अंडरगोइंग एलोबरेट रेगुलेटरी कंप्लेंस लाइक ए पब्लिक इशू, ठीक है। सो क्यूआईपी को एक रिटेलर को जो हम लोग इश्यूज करते हैं और क्यूआईपी को इश्यूज करते हैं, उन दोनों के मेथड क्या होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं। अब क्यूआईपी का क्या पर्पस है,
सर जब QIP होती है, क्यूक एंड इफिशिएंट कैपिटल राइज, QIP की मदद से हम लोग जल्दी कैपिटल राइज कर सकते हैं, टाइम हमारा बचेगा, क्योंकि पब्लिक में तो टाइम जाता है पर QIP प्रोसेस में टाइम नहीं जाएगा। और वाइडली यूज फॉर ग्रोथ, डिबेट रिडक्शन और एक्सपेंशन, कंपनी के जो IPO में हम कर रहे हैं वही हम लोग QIP के थ्रू कर रहे हैं। रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी रेगुलेट कर रहा है, कंपनीज एक्ट रेगुलेट कर रही है, और LODR, ये ध्यान रखिएगा भैया, LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं, ये ध्यान होने चाहिए सेबी के। और सेबी गाइडलाइन फॉर QIP, कंपनी मस्ट बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी सेबी के सारे LODR के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, नो डिफॉल्ट होने चाहिए। समझ में आ गए? हु आर द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन कौन है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर? म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, FPI हो सकता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल हो सकता है, या पेंशन या प्रोविडेंट फंड जो कि 25 करोड़ के कॉर्पस वाले फंड हो तो वो भी क्वालिफाइड बायर्स हो सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ QIP इशुएंस, प्राइस शैल नॉट बी लेस देन एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग, ये ध्यान रखना, जो भी आपका QIP इश्यूज हो वो वीकली हाई एंड लो के रिलेटेड जो बता रहा है कि लेस देन, प्राइस शैल नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग ड्यूरिंग द 2 वीक्स प्रोसीडिंग द रिलीवेंट डेट, कंपनी में ऑफर डिस्काउंट अप टू 5% ऑफ द फ्लोर प्राइस, कितना? 5%। मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटमेंट क्या हो सकता है? अभी बताया, लेस देन 250 करोड़, मिनिमम 2 QIBs, 250 करोड़ और मोर, मिनिमम 5 QIB। ठीक है, QIB का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नो सिंगल QIB कैन गेट मोर देन 50% ऑफ टोटल अलॉटमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% एक सिंगल QIP को अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड, सर QIB के लिए जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड है वो 1 ईयर हो सकता है, कितना हो सकता है? 1 ईयर। लिमिटेशन, the company can rise up to 5 times net worth of financial year through QIP, पांच पांच बार तक, कितना? 5 बार तक कंपनी QIP के थ्रोज पैसा राइज कर सकती है। ठीक है, और इसका फंड का यूज क्यों जाता है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, लोन चुकाने के लिए, एक्वाजिशन और मर्ज के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे IPO में कर रहे हैं वैसे ही QIP भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? फंड राइज कर सकते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे कोई कंपनी है, वो वांट राइज 500 करोड़ का कैपिटल चाहती है, तो HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI, इनसे क्या मांग सकती है? तीनों कंपनियों से अलग अलग पैसा मांग सकती है, और QIP के थ्रू वो ऑफर दे सकती है। भाई अभी मान लो कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है किसी और प्राइस पे, और जैसे और वो चाहती है कि भाई मैं 300 रुपए ईच डिस्काउंट, अभी जैसे डिस्काउंट फ्रॉम मार्केट 315 पे चल रहा है, पर 300 रुपए में वो ईच शेयर आपको करके और पैसा मांग आपसे सकती है। ठीक है, अब एक है प्रिफरेंशियल इशू। सो प्रिफरेंशियल इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट भी आपको बता चुका हूँ, QIP बता चुका हूँ, FPO बता चुका हूँ, एक प्रिफरेंशियल इशू और आप सुन लो। A preferential issue is referred to issue of a share to convertible securities by a company to a selected group of person on a preferential basis, is not a public or right issue, it is usually made to promoter, strategic investor और institutional buyer। समझ में आया? सो ये ओनली कुछ प्रिफरेंशियल इश्यूज है जो आप कॉमन पर्सन को नहीं मिलेगी, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स को या पर्टिकुलर ग्रुप को मिल सकती है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? कैपिटल राइज करने के लिए, शेयर होल्डर को प्रमोटर करने के लिए, एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए, और बिजनेस एक्सपेंशन, मर्जर या लोन पेमेंट के लिए। ध्यान रखिए वो एक कौन करता है इसको, आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। LDR क्या है? LODR है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है, सेबी के अकॉर्डिंग आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सर कंपनी वही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होनी चाहिए। प्राइस नॉर्म्स, वहां पे जो QIP में था वो 2 वीक्स, यहाँ पे है 26 वीक्स। कौन सा है? 20 एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो क्लोजिंग प्राइस ऑफ फॉर 26 वीक्स प्रायर टू द रिलेवेंट डेट, और एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो क्लोजिंग प्राइस ऑफ 2 वीक्स प्रायर टू बी रिलेवेंट डेट, और डेट क्या है? 30 डेज बिफोर शेयर होल्डिंग मीटिंग। समझ में आई आपको? और शेयर होल्डर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अलॉटमेंट की टाइमलाइन 15 दिन है, कितनी है? वहां 60 दिन है, यहाँ 15 दिन है। ठीक है, लॉकिंग पीरियड
प्रमोटर्स के लिए 3 ईयर्स है और अदर्स के लिए 1 ईयर, ठीक है। और इसमें कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, आप जैसे कन्वर्जेशन कितना विथ इन 18 मंथ में आप कन्वर्जेशन पीरियड है, मिनिमम 25% ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड अनफ्रंट इन द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। अलोकेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सो कुछ आपको अगर चाहिए तो आपको डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा, नेम पेन शेयर होल्डिंग, एप्लीकेशन मस्ट बी चेक और बैंक से डीमेट मोड रहेगा। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस भी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है प्रेफरेंशियल इशू के, एक कंपनी प्लान 200 करोड़ करना चाहती है अलॉटमेंट, तो या तो प्रमोटर या स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट या एफपीआई। सो कैसे करेगी प्रोसेस, बोर्ड अप्रूव करें, कंपनी अप्रूव करे, अलॉटमेंट डन होना चाहिए, लॉकिंग पीरियड मेंशन होना चाहिए और किस प्राइस पे आप लोग उसको अलॉट करें वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। राइट इशू, अब बात करते हैं राइट इशू। छठा कौन सा है, राइट इशू। पहला था आईपीओ, दूसरा था एफपीओ, तीसरा था क्यूआईपी या राइट इशू, क्यूआईपी था, फिर चौथा था प्राइवेट प्लेसमेंट, फिर था प्रेफरेंशियल इश्यूज, और अब हम लोग बात कर रहे हैं छठा राइट इश्यूज की। So right issue is offer made by company and existing shareholder to purchase additional share at a discounted price. तो right issue में क्या होता है, जो existing shareholder है उसी को ही हम लोग एक डिस्काउंटेड प्राइस पे हम लोग बोलते हैं कि भैया तू शेयर और भी होल्ड कर सकता है, ये तेरे राइट्स हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है। और पेमेंट फुल और पार्ट पेमेंट भी कर सकता है, अलॉटमेंट 15 से 30 दिन में उसको होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन वही कंपनीज एक्ट और एलओडीआर, पता ही आप लोगों को। इशू के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, बोर्ड से अप्रूवल लेगा, रिकॉर्ड डेट फिक्स होनी चाहिए, डिस्पैच ऑफर लेटर, शेयर होल्डर, एप्लीकेशन पीरियड कब ओपन होगा, सब्सक्रिप्शन कब है, अलॉटमेंट और रिफंड कब है, ठीक है। बोनस इशू क्या होता है, सर बोनस इशू क्या होता है, एक फ्री एडिशनल इशू, मतलब कंपनी क्या करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक विदाउट एनी कॉस्ट कुछ नए नए या कुछ क्या करती है कंपनी, कुछ बोनस या फ्री एडिशनल इशू कर देती है शेयर। जैसे एक कंपनी के आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी अनाउंस करती है 1/1 का बोनस, तो आप यू विल बी गेट, आप 100 शेयर और करोगे और आपके पास अब अकाउंट में डीमेट में हो जाएंगे 200 शेयर। समझ में आ गए, कंपनी ने ये शेयर क्यों इशू किए, बोनस, हो सकता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बोनस इशू के लिए पैसा लगेगा जीरा, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए किया जाता है पर्पज, सर ये लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए किया जाता है या कॉन्फिडेंस करने के लिए, सोर्स ऑफ फंड, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, टैक्सेशन, नॉट टैक्सेशन होता है, ठीक है। वही रेगुलेशन एलओडीआर आईसीडीआर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बोनस इश्यू प्रोसेस, बोर्ड से आप अप्रूवल लो, आप अपना रिजर्व और सरप्लस फंड चेक करो, रिकॉर्ड डेट और अलॉटमेंट बोनस की डेट भी आप डिस्क्राइब करो। अब है नेक्स्ट है ओएफएसएस, ऑफर फॉर सेल। So offer for sale is a mechanism through which promoter or large shareholder offer listed company can sell their share stock exchange platform to generally public including retail और institutional investor। क्या करते हैं, एक ऑफिस से एक प्रोसेस है जिसमें जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होता है वो अपने शेयर क्या करता है, सेल करता है। किस लिए सेल करता है, क्योंकि भैया उसको पैसा चाहिए और वो ये शेयर किसको दे रहा है, जनरली पब्लिक को भी दे सकता है, रिटेल में भी कर सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी वो दे सकता है, ठीक है। और पर्पज यूज कॉमनली विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स 25% और टू ऑफ फ्लॉड प्रमोटिक होल्डिंग, ठीक है। अब क्या पर्पज है इसके, हु कैन सेल, जो प्रमोटर हो। एलिजिबल कौन है, लिस्टेड कंपनी विथ मिनिमम मार्केट कैप ए 1000 करोड़, ठीक है। मिनिमम कोई ऑफर साइज नहीं है, सोल्ड कर सकता है या तो कोई विंडो से कर सकता है, ऑफिस मेथड से। बायर्स कौन हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एफपीआई, कोई भी हो सकता है। प्राइसिंग कोई भी फ्लोर प्राइसिंग या डिस्काउंट प्राइस पे वो अपने सेल कर सकता है। ड्यूरेशन ऑफर इज कीप 1 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। रेगुलेटरी वही सेबी एलओडीआर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने भैया। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, अनाउंसमेंट करेगा, कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, ऑफर ओपन करेगी और कैटेगरीज डिसाइड करेगी बिडर्स के लिए, कट ऑफ प्राइस करेगी और सेटलमेंट जो T1+ डेज में। तो भैया ओएफएसएस का ये प्रोसेस है। ओएफएसएस कौन करता है, प्रमोटर अपने शेयर सेल करता है, खरीदता कौन है, रिटेलर खरीद सकता है, म्यूचुअल फंड
नॉन रिटेलर इंस्टीट्यूट भी इसको खरीद सकता है एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। समझ में आया आपको? और एलिजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन की क्या है? रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 10% ऑफ इश्यू म्यूचुअल फंड कैन गेट प्रिफरेंस इन सम केसेज, एंकर इन्वेस्टर नॉन रिटेलर और बिडिंग लिटिंग से जो बिडिंग लिमिट होती है उसके थ्रू भी आप लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल और एफएसएस जैसे कंपनी LIC प्रमोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर 5% ऑफ इटी स्टेक बाय ऑफिसर्स, ठीक है। रिटेल प्रिजोशन 10% फ्लोट 300, जो जो बिड की जो विंडो ओपन होगी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, फाइनल प्राइस 310 और सेटलमेंट T1+D में। तो कोई भी कंपनी OFSS लेके आ सकती है, ध्यान रखिएगा। एडवांटेज क्या होता है OFSS का? सो एडवांटेज OFSS का होता है क्यूब ट्रांसपेरेंट, helps to meet SEBI 25% minimum public shareholding rule, low cost compared to IPO, allotment is fair and system driven होता है। अब होता है स्वीट इक्विटी। जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है? स्वीट इक्विटी। तो स्वीट इक्विटी रेफर टू शेयर इशू बाय कंपनी इट डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज और प्रमोटर एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस ऑन सम टाइम फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इज अ रिवॉर्ड फॉर द एफर्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। स्वीट इक्विटी मतलब भैया आपको गिफ्ट दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। ये किसी एम्प्लॉइज को मिल सकता है, किसी प्रमोटर को, भाई उसने कंपनी में कितना पार्टिसिपेट किया है, एक तरीके से रिवॉर्ड हो सकता है। इट वे भी मोटिवेट करने के लिए स्वीट इक्विटी दी जा सकती है। डिस्काउंट पे आपको ये स्वीट इक्विटी मिलती है। तो कौन करता है इशू? इशू डायरेक्टर कर सकता है। किसको कर सकता है? डायरेक्टर, एम्प्लॉय, प्रमोटर्स को। प्राइसिंग एट ए डिस्काउंट और नॉन कैश कंट्रीब्यूशन, पर्पस रिवॉर्ड के लिए या मोटिवेशन के लिए, ठीक है। कौन से शेयर? इक्विटी शेयर। समझ में आ गया? वही LODR, ICDR, तो ये पता होना चाहिए कौन इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस होनी चाहिए भाई, कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, डायरेक्टर, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, द इश्यू प्राइस मस्ट बी डिसाइड रजिस्टर्ड वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू पे। सो भैया देखिए ये सबके लिए बेसिक रूल्स है। FPO हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, चाहे QIP हो, कंपनी रजिस्टर्ड होनी ही चाहिए स्टॉक मार्केट में। सो अलोकेशन का प्रोसेस क्या है भाई? सीट टिकट के लिए बोर्ड मीटिंग हो, वहाँ अप्रूव हो, वैल्यूएशन हो, शेयर होल्डर अप्रूवल हो, फिलिंग विथ MCA और इश्यूएंस ऑफ शेयर। सबसे पहले आप क्या करो? बोर्ड में मीटिंग करो, वहाँ से अप्रूव लो। फिर एक वैल्यूएशन आप करो, फेयर वैल्यूएशन। फिर स्पेसिफिक रिजोल्यूशन बेस्ड ऑन जनरल मीटिंग्स। फिर फिलिंग विथ MCA, फाइल नेसेसरी फॉर्म्स आप कंप्लीट करो। फिर इश्यूएशन ऑफ शेयर, अलॉट शेयर टू एलिजिबल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और प्रमोटर को आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए ये सब में आपको सब में कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो बेनिफिट ऑफ सीट इक्विटी, क्या बेनिफिट है? मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस के लिए दिया जा रहा है भाई, प्रोवाइडिंग इक्विटी इंसेंटिव भी दे सकते हैं, राइजिंग कैपिटल विदाउट इमीडिएट कैश फ्लो आउटफ्लो। सो ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप स्वीट इक्विटी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है इशू का वो है ESOP। ESOP का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या है? बेनिफिट प्लान है दैट अलाउड कंपनीज टू ग्रांट देयर एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डायरेक्टर the option to purchase share of the company at the predetermined price after a specified period. It's tool for employee motivation, retention and rewards. Employee get a chance to own equity in the company और द प्राइस कैन बी मार्केट वैल्यू और डिस्काउंटेड। समझ में आ रहा है? सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक प्लान है जिसमें एक डिस्काउंट के बेस पे आपको शेयर रिवॉर्ड्स के रूप में या आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। की फ्यूचर क्या है? एलिजिबल पर्सन कौन है? एम्प्लॉयज हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रमोटर। एक्सरसाइज प्राइस एक फिक्स्ड प्राइस होता है, ठीक है। और इसमें वेस्टिंग पीरियड स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लॉकिंग पीरियड में बी एप्लीकेबल आफ्टर एक्सरसाइज पर्पज, इनिशिएटिव रिटेन अलाइंस एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, शेयर इशूड इक्विटी शेयर अपॉन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। रेगुलेटर वही सेबी, IDR, LODR। अब की रेगुलेटरी वही आपको पता है कौन कौन से बोर्ड से अप्रूवल लो सर, शेयर होल्डर अप्रूवल लो आप, डिस्क्लोजर, वैल्यूएशन रिपोर्टिंग करो और लिमिट आप मेंशन करो। अलोकेशन प्रोसेस क्या है सर? आप EOSS के लिए एक ड्राफ्ट बनाओ। क्या बनाओ? कि भाई आप कितने एलिजिबल हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन, प्राइस क्या रहने वाली है, बोर्ड से आप अप्रूवल लो, शेयर होल्डर अप्रूवल लो
ऑप्शन ग्रांट लो, वेस्टिंग पीरियड कितने टाइम के लिए रहने वाला है, एक्सेस ऑप्शंस क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की डेट क्या रहने वाली है, ठीक है। So benefit attract the retained talents, aligning employee interest with the company performance, encourage long-term commitment, provide ownership culture and motivation. ये ESOPs के मेथड हैं, ठीक है। अब एक आता है ऑन शोर ऑफरिंग। ये क्या होता है सर? तो ऑन शोर ऑफरिंग का मतलब है कि भाई रेफर टू इशू एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लाइक शेयर बॉन्ड डिबेंचर विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ द इशू कंपनी एज ए होम कंट्री, ठीक है। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये ऑन शेयरिंग ऑफर शेयरिंग इन्वॉल्व द इशू एंड सेल सिक्योरिटी आउटसाइड द इशू कंपनी होम कंट्री, ठीक है। भाई अगर हम लोग हमारी सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, अगर हम लोग डोमेस्टिक बॉर्डर के अंदर या जो कंट्री जहाँ लिस्टेड है तो वहाँ पे कर रहे हैं तो उसको ऑन शोर बोलते हैं, और ऑफ शोर जहाँ पे हम लोग इशू एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड द होम कंट्री उसको बोलते हैं ऑफ शोर, ठीक है। सो इसके की पॉइंट क्या है, ऑन शोर या एग्जाम में आता है। ऑन शोर अगर आप लोग कोई भी सिक्योरिटी इन कंट्री सेल कर रहे हैं तो ऑन शोर, और अगर आउट ऑफ कंट्री करते हैं तो ऑफ शोर। Targeted primarily domestic investor, regulated by the domestic regulatory authority, purpose raise capital from the local investor। इसका है raise capital from the foreign और global investor। समझ में आया आपको? मैंने आईपीओ बताया, एफपीओ बताया, क्यूआईपी बताया, प्राइवेट प्लेसमेंट बताया, फिर मैं आपको प्रोफेशनल इशू, राइट इशू, फिर मैंने आपको बोनस इशू बताया, फिर ओएफएसएस बताया, स्वीट इक्विटी बताया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑन शोर और ऑफ शोर ऑफरिंग। सर ये सब जो मेथड हैं ये सब कैपिटल राइज करने के मेथड हैं। ये नोट्स में मैंने डिटेल में मेंशन किया है, अंतर भी मेंशन किया है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर डिटेल के अंदर। अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं एनआईएसएम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की, आरए की, या फिर आप लोग आईए की, या कमोडिटी में आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, इक्विटी में आपको कोई सर्टिफिकेशन, डेरिवेटिव में आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप हम लोगों से नोट्स ले सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये बेसिकली प्राइमरी मार्केट के मेथड थे फंड राइज करने के लिए। अब हम चलते हैं सर सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट मैंने बताया आपको किसके काम में आता है सर, सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट के सबसे पहले टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है सर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ओटीसी, ऑक्शन मार्केट, डीलर मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक्स। सर ये एक सेकेंडरी मार्केट के मेथड हैं। या तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके अपने बाई सेल कर सकते हैं, ओटीसी पे कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, कोई डीलर मार्केट में। तो ये सेकेंडरी मार्केट के टाइप है सर, ठीक है। अब है सर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में सर। तो सबसे पहले सर देखिए मार्केट रिस्क। देखिए सेकेंडरी मार्केट में प्राइस में अप और डाउन्स का मोमेंटम होता रहता है, लिक्विडिटी का भी रिस्क रहता है, ठीक है। और एक है ये काउंटर पार्टी रिस्क। भाई मान लीजिए आप माल बेचना तो चाहते हैं सर, पर माल बिक नहीं रहा है, एक ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकता है। मान लीजिए आप जहां माल बेच रहे हैं वो सिस्टम ही आपका फेल हो गया, फ्रॉड भी हो सकता है। एक अफेक्टिंग, भाई कोई मार्केट में एकदम कोई अचानक कोई कांड हो गया तो सारा मार्केट इफेक्ट हो सकता है। फिर रेगुलेटरी रिस्क भी हो सकता है, कभी कभी मान लीजिए कोई रेगुलेटरी रिस्क हो गया, मार्केट कोई कंपनी किसी केस में फंस गई तो रेगुलेटरी रिस्क भी हो सकता है। सेकेंडरी मार्केट में सब बहुत सारे रिस्क हैं काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट रिस्क, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बहुत अच्छी ये जो चैप्टर है ना बहुत डिटेल में रहने वाला था, और ये चैप्टर 2 से 3 घंटे का होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ जिसने इस चैप्टर को पढ़ लिया उसका स्टॉक मार्केट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो तो क्लियर हो ही जाएगी सारी की सारी। तो वाई कंट्रोल सेकेंडरी मार्केट, देखिए सेबी को सेकेंडरी मार्केट हु कंट्रोल्स या बाय कंट्रोल। देखिए सेकेंडरी मार्केट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और उसको सेबी कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे चलती है ट्रेडिंग। तो कभी कभी इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती है, कभी कभी बाइस ट्रेडिंग भी होती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। किसके लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्वेस्टर का पैसा बचाने के लिए, फ्रॉड बचाने के लिए। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए
एक ओटीसी में और एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है? अगर मान लीजिए मैं ओटीसी मार्केट में ट्रेड करूँ या एक्सचेंज में ट्रेड करूँ तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक्सचेंज में आपको जो रिस्क रहेगा वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से, बट ओटीसी में सर देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। पता क्या पता पार्टी डिफॉल्टर निकल जाए। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे मैनेज होता है, रिस्क एक एक चीज़ मैनेज होती है। और यहाँ पे सर जो मैनेज होता है वो एग्रीमेंट के थ्रू मैनेज होता है। ट्रांसपेरेंसी, हाई ट्रांसपेरेंसी होती है। ओटीसी में लो ट्रांसपेरेंसी होगी। लिक्विडिटी रिस्क देखिए यहाँ पे लोअर लिक्विडिटीज होती है, यहाँ पे हायर लिक्विडिटीज होती है। सर रेगुलेटरी सेबी रेगुलेट करता है इसको, सर सेबी रेगुलेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन रिस्क। देखिए यहाँ पे जो रिस्क है वो कम है और यहाँ पे ओटीसी में आपको बहुत ज़्यादा सेटलमेंट रिस्क बहुत कम, पैसा तो सेटल होगा। बहुत हाई रिस्क भी है ओटीसी में। प्राइस डिस्कवरी देखिए रियल टाइम प्राइस, यहाँ पे रियल टाइम प्राइस नहीं है सर। कोलेट्रल और मार्जिन सर देखो यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में तो बात कर लिया। अब बात करने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट के, सर कौन कौन से पार्टिसिपेट होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट की जो पार्टिसिपेट है उनमें सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। सो यहाँ पे हमारे दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कब मिला था एनएससी? 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे। फ्लैगशिप इंडेक्स कौन सा है इसका? निफ्टी 50। और ये क्या है? फुली इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, बॉम्बे ये जो है बीएससी सर, इसका जो है फ्लैगशिप इंडेक्स सेंसेक्स है। और ये 1875 में सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। हेडक्वार्टर बॉम्बे है। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, एक है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया, अभी 2008 में बना है। इतना ये करेंसी और डेरिवेटिव इक्विटी डिबेट मतलब छोटा प्लेटफॉर्म है, इतने वहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा क्लाइंट्स गए नहीं हैं। ठीक है, अब है सर की एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देखिए सबसे पहले किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग किसके थ्रू होगा? आईपीओ एफपीओ के थ्रू। फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हम लोग शेयर बाई सेल कर सकते हैं। फिर रियल टाइम प्राइस। फिर क्लियरिंग के लिए कौन से? एनएसडीएल हो सकता है, आईसीएल हो सकता है। सर्विलांस के लिए ट्रेडिंग को मॉनिटर करने के लिए सेबी गाइडलाइन है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी है। कॉरपोरेट कॉम्प्लिसेंस इंफॉर्मेशन के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म और डेरिवेटिव ट्रेडिंग। से सर बहुत सारे मेथड हैं, आप इस तरीके से यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में काम कर सकते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज का यूज़ क्या है? सर कैपिटल राइज करने के काम में आता है, लिक्विडिटी राइज करने के काम में आता है सर, वेल्थ क्रिएशन के लिए, प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इकोनॉमिकल इंडिकेटर मैनेज करने के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स को आपको मैनेज करना है, देखना है क्या चल रहा है, तो इकोनॉमिकल इंडिकेटर के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज एसएमई और स्टार्टअप को भी सपोर्ट करता है सर। सर इसके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन कौन से होते हैं? सर एनएसडीएल, सीडीएसएल, एनएससीसीएल और आईसीसीएल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। सर इनके ट्रेडिंग हावर्स क्या होता है? एनएससी और बीएससी में जो आप ट्रेड कर सकते हैं वो 9 बजे से लेकर 9:15। नॉर्मल जो ये प्री ओपनिंग सेशंस हैं, फिर नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन ये है, फिर पोस्ट क्लोजिंग सेशन है 3:40 से 4 PM। पॉपुलर इंडाइसेस कौन सी है? सेंसेक्स और निफ्टी हमारे पॉपुलर इंडाइसेस है। फिर निफ्टी बैंक, ये बीएससी मिड कैप। अब सबसे पहला जो सेकेंडरी मार्केट का पार्टिसिपेट था वो था स्टॉक एक्सचेंज। अब दूसरा है डिपॉजिटरीज। सर डिपॉजिटरीज कौन होता है? सर डिपॉजिटरीज वो होता है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखता है। तो कौन कौन से डिपॉजिटरीज है? एनएसडीएल और सीडीएसएल हमारे यहाँ पे दो डिपॉजिटरीज हैं जहाँ पे हम लोग होल्ड करके रखते हैं। और ये किसका काम करते हैं? सर डीमेटलाइजेशन का। एक दो प्रोसेस है, डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन मतलब सारे जो भी आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो तो उसको बोलेंगे डीमेटलाइजेशन। और अगर आप लोग कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बैंक इनटू फिजिकल, सो इसको रीमेटलाइजेशन रेयरली यूज्ड होता है। सेफली कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज आपकी रखेगा। ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन हेल्डिंग, पोर्टफोलियो अपडेट करता है एनएसडीएल सीडीएसएल। प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज में हेल्प करता है। नॉमिनाइजेशन और ट्रांसमिशन में हेल्प करता है।
इनहेंस सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड रिडक्शन में एनएसडीएल सीडीएसएल हेल्प करता है, और ऑनलाइन और रियल टाइम एसेस में एनएसडीएल और सीडीएसएल बिकॉज दे आर डिपॉजिटरीज हु कैन ओपन ए डीमेट अकाउंट्स। कौन कौन डीमेट अकाउंट ओपन करा सकता है? सबसे पहले इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, एचयूएफ और एनआरआईज ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पे कुछ डिपॉजिटरीज के सिस्टम है जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले फास्ट सेटलमेंट है सर, सेफ एंड सिक्योर है, कॉस्ट इफिशिएंट है, इजी एक्सेस डिपॉजिटरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिटरीज है सर। तो सबसे पहले जैसे रोल, ट्रेडिंग मेंबर्स का क्या रोल होता है, ऑथोराइज पर्संस क्या होते हैं, कस्टडियंस क्या होते हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या होती है, मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, क्लियरेंस बैंक क्या होते हैं, और अंडर राइटर्स क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरीज में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स कौन है सर? जो ट्रेड करते हैं, जो बाई सेल करते हैं। और ऑथराइज पर्सन कौन होते हैं? एक इंडिविजुअल फर्म और ऑथराइज बाई ट्रेडिंग मेंबर टू सोलिकेट क्लाइंट एंड हैंडल कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, ये ऑथराइज पर्सन कौन है? जो कस्टमर के ऑर्डर क्या कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है सर? एजेंट हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं। ठीक है, और सर एक होता है कस्टोडियन। कस्टोडियन कौन होता है? जो होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये क्या करते हैं? सेफ करते हैं सिक्योरिटीज और सेटलमेंट को। कौन होते हैं ये? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेगुलेटेड बाय सेबी। भाई आपके ये कस्टोडियन है, इन्होंने आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करके बैठे हैं ये। फिर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या प्रोवाइड कराता है? सेटलमेंट। जो भी आपके पास, जो भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए उनका सेटलमेंट कौन करेगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और क्लियरिंग बैंक क्या करता है? जो भी आपने फंड ट्रांसफर किया है उनको कौन मैनेज करता है? क्लियरिंग बैंक। मर्चेंट बैंकर ये क्या करता है? जो भी मैनेजिंग कैपिटल, जो भी भाई आप आईपीओ और आईपीओ के थ्रू जो पैसा आप जो राइज कर रहे हैं उसको कौन मैनेज करता है? मर्चेंट बैंकर। अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर जो एंटिटी देट गारंटी परचेज ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर ड्यूरिंग ए पब्लिक इशू। तो अंडरराइटर कौन है? एंटिटी दे गारंटीज परचेज ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर ड्यूरिंग द पब्लिक इशू। ए assume the risk by buying unsold securities to ensure issuing success। तो आपको समझ में आया अंडरराइटर्स कौन होते हैं? सबसे पहले सर क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट। बैंक हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स देख सकते हैं आप, बैंक कौन कौन से? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई बैंक। स्टॉक ब्रोकर जीरोधा, एंजल वन। और फाइनेंस में कौन हो सकते हैं? एलआईडी, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक हो सकते हैं। ठीक है, कस्टोडियन कौन से हो सकते हैं? कस्टोडियन में स्टॉक होल्डिंग जैसे कॉरपोरेशन हो सकता है, एनबीएफसी, बजाज फिनवेस्ट सर्विसेज, फॉरेन बैंक, ये। तो सर ये कुछ हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरीज हो सकते हैं। ठीक है, सो बैंक क्या करते हैं? हमें डीपी सर्विस ऑफर करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनेंशियल ऑफर डीमेट सर्विस। ठीक है, ये भी कस्टोडियन हैंडल करते हैं। एनबीएफसी भी डीमेट अकाउंट दे सकती है। ये प्रोवाइड डीपी सर्विस मेनली फॉर फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, सो कस्टोडियन लेवल, ऑब्लिगेशन, रिस्क ऑफ अंडरराइट। तो सॉफ्ट अंडरराइटर्स और एक हार्ड अंडरराइटर्स में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंडीशनल अंडरराइटर्स सब्सक्राइब ओनली फॉर द अनसोल्ड शेयर्स। किसके लिए है? सिर्फ ये अनसोल्ड। और ये किसके लिए? अंडरराइटर गारंटी टू सब्सक्राइब एंटायर इश्यू ऑफ पब्लिक डजंट फॉर द होल इश्यू ऑफ नेसेसरी। तो एंटायर शेयर के लिए भी अगर आपको मान लीजिए सब्सक्राइब एंटायर इश्यू ऑफ पब्लिक डजंट फॉर द होल इश्यू, तो इसके लिए अंडर राइटर्स हैं। और अगर आपको अनसोल्ड शेयर करना हो तो उसके लिए सॉफ्ट अंडर राइटिंग्स गारंटीज आपको। ऑब्लिगेशन ओनली फॉर शेयर लेफ्ट अनसब्सक्राइब्ड और फॉर द होल नेसेसरीज। रिस्क ऑफ अंडर लोअर रिस्क, हाई रिस्क है सर। गारंटीज नो फुल गारंटीज ऑफ इश्यू सक्सेस, फुल गारंटीज होती है सर इसके अंदर हार्ड राइटिंग में। और व्हेन यूज सर, व्हेन इशू एक्सपेक्टेड मोर शेयर टू बी अनसब्सक्राइब्ड। तो ये सॉफ्ट अंडरराइटिंग क्या होती है? जब व्हेन इश्यूअर एक्सपेक्ट मोस्ट शेयर टू बी सब्सक्राइब, व्हेन इश्यूअर वांट फर्म अश्योरेंस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। भाई फुल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो हार्ड राइटिंग, और मोस्ट शेयर टू बी सब्सक्राइब। ठीक है, और अंडरराइटिंग फीस यूजुअली लोअर फीस और इसका हायर फीस होता है। तो ध्यान रखिएगा सर, ये सॉफ्ट अंडरराइटिंग्स और हार्ड अंडरराइटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है,
अब सिक्योरिटी मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन से हो सकते हैं सर? एफबीआई हो सकता है, पी नॉट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये एफपीआई हो सकती है। तो सर देखिए, ये ऐप सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफपीआई क्या होती है, फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं सर। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में